सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम मार्क। ठीक है, आप सभी का स्वागत है हमारे इस ब्यूटीफुल से चैनल पे, जहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे मेरी मैराथन ऑफ एडल्ट हेल्थ नर्सिंग 1। ठीक है, तो MSN 1 मिनी मैराथन क्लासेस में हम लोगों ने इसके पहले बहुत सारी क्लासेस ले चुके हैं। इट मीन 6 to 7 यूनिट्स ऑलरेडी कवर्ड हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट विथ इंडोक्राइन डिसऑर्डर्स। ठीक है, इंडोक्राइन यानी इंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स होंगे उनका कॉज क्या होगा, उनका पैथोफिजियोलॉजी क्या होगा, उनका मैनेजमेंट क्या होगा। ठीक है, सभी टॉपिक्स आज के लेक्चर में कवर होने वाले हैं इन वन शॉट इंडोक्राइन सिस्टम। ओके, सो आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आप सभी को हमारे इस PPTs के नोट्स चाहिए होंगे, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो, या मैं पढ़ा रहा हूँ या कोई और टीचर पढ़ा रहा हो, तो आप लोगों को नोट्स या PPT हमारे ऐप पे मिल जाएगा और ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। पहले देखते हैं बस एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ इंडोक्राइन सिस्टम। तो बेसिकली इंडोक्राइन सिस्टम जो होता है, हमारा ग्लैंड्स होते हैं जो कि क्या प्रोड्यूस करते हैं, हार्मोन्स। ये जो हार्मोन्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, ठीक है, ये बिना डक्ट के होते हैं, यानी इट इज़ डक्टलेस। डक्ट नहीं होता है, डायरेक्ट हमारा ग्लैंड अपना सेक्रेशन जो होता है ब्लड स्ट्रीम में छोड़ता है। ठीक है, और वो जो टारगेटेड साइट होता है अपना हार्मोन जाके वहाँ पे एक्ट करता है। ठीक है, सो रिव्यू देखते हैं। ग्लैंडुलर सिस्टम दैट सेक्रेट्स हार्मोन सेक्रेट करते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड्स। कहाँ पे? डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। इट रेगुलेट ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, मूड एंड मोर, मेंटेन्स होम्योस्टेसिस। ठीक है, ये सारे फंक्शंस हैं हमारे इंडोक्राइन सिस्टम के। अब कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं हमारे इंडोक्राइन सिस्टम में, वो हम लोग देखने जा रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इज मास्टर ग्लैंड, सुपर मास्टर ग्लैंड, हाइपोथैलेमस मास्टर ग्लैंड, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, एड्रिनल, पैनक्रियाज एंड गोनाड्स, दैट इज आवर ओवरीज एंड टेस्टिस। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं हम लोगों ने ये देख लिया। ठीक है, ऊपर से नीचे तक हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पैनक्रियाज में ग्लैंड्स होते हैं, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। ठीक है, इसमें अल्फा बीटा डेल्टा सेल्स होते हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे। ओके, उसके बाद ओवरीज एंड टेस्टिस। कौन कौन से हार्मोन और उसके फंक्शन। हार्मोन्स आर द केमिकल मैसेंजर, रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड स्ट्रेस रिस्पॉन्स। जो हमारे हार्मोन्स होते हैं, दे आर द केमिकल मैसेंजर। ठीक है, ये एक ऐसे केमिकल्स मैसेंजर्स होते हैं जो डायरेक्टली कहाँ पे सेक्रेट आउट होते हैं, हमारे ब्लड स्ट्रीम में। ठीक है, ब्लड स्ट्रीम में सेक्रेट आउट होने के बाद वो अपने टारगेटेड साइट पे जाके एक्ट करते हैं। सो दीज आर द केमिकल मैसेंजर विच इज सेक्रेटेड इन द ब्लड स्ट्रीम विदाउट ग्लैंड। ये किसी विदाउट डक्ट, कोई डक्ट नहीं होता है, डक्टलेस होते हैं, ब्लड स्ट्रीम में आता है, जहाँ पे काम करना होता है अल्टीमेटली वहाँ पे जाके अपना काम करता है। ठीक है, उसके बाद क्लासिफिकेशन देखते हैं। पेप्टाइड हार्मोन्स की क्लासिफिकेशन है। हार्मोन्स कितने में क्लासिफाइड है? पेप्टिक या प्रोटीन हार्मोन्स, इंसुलिन दैट इज सेक्रेटेड फ्रॉम द पैनक्रियाज, GH ग्रोथ हार्मोन, ADH ऑक्सीटोसिन, ऐसे वैसोप्रेसिन भी कहते हैं, स्टेरॉइड्स हार्मोन है, एंड एमिन हार्मोन्स है। सो क्लासिफिकेशन बेसिकली 3 है, पेप्टाइड है, स्टेरॉइड है और एमिन है। इन तीनों क्लासिफिकेशंस में हमारे जितने भी ग्लैंड्स के हार्मोन्स होते हैं वो डिवाइडेड है। ठीक है, उसके बाद क्या है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन? हार्मोन रिलीज बाय द ग्लैंड, ट्रेवल्स इन ब्लड स्ट्रीम और स्पेसिफिक रिसेप्टर पे जाके काम करते हैं, और सेलुलर रिस्पॉन्स। मैंने आपको क्या बताया कि जितने सारे हमारे हार्मोन्स थे सभी ग्लैंड से जो रिलीज हो रहे थे, वो क्या एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक साइट पे जाके एक्ट कर रहे थे। ठीक है, लेकिन उस साइट पे एक्ट करने से, सपोज दैट अगर कोई हार्मोन रिलीज हुआ कहीं पे, उसको जाके एक्ट करना है, तो वो किसी डक्ट के थ्रू नहीं जा रहा है। डक्ट यानी कोई पाथवे, कोई ब्लड वेसल्स टाइप का कोई डक्ट हो, उसके थ्रू वो अपने साइड पे जा रहा है, ऐसा नहीं है ना। तो हार्मोन तो ग्लैंड से रिलीज हो रहा है, उसके बाद कहाँ पे डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में आ रहा है, ब्लड तो पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है। ठीक है, तो अपने स्पेसिफिक साइट पे जाके सेलुलर रिस्पॉन्स शो करेगा। दिस इज व्हाट द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एनी हार्मोन। ठीक है, ये कोई स्पेसिफिक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं है, ये पूरे जर्नल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि कोई हार्मोन एक्ट कैसे करता है। हाँ, आगे बढ़ते हैं। क्लिनिकल रिलेवेंस, इम्बैलेंस कॉज डिसऑर्डर्स, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट।
ऑब्वियस है भाई, ये हमारे नेचुरल हार्मोन्स है जो रिलीज हो रहा है अपने बॉडी में। इम्बैलेंस होगा तो डिसऑर्डर्स होंगे ही होंगे, ठीक है। वो सारे डिसऑर्डर्स हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके पहले देखते हैं, अगर कोई पेशेंट है, ठीक है, अगर कोई पेशेंट है उसको एंडोक्राइन कोई डिसऑर्डर हुआ है, लाइक हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म, तो डिसऑर्डर होने के बाद कैसे हम लोग एसेस करेंगे, कैसे पता करेंगे कि जो स्पेसिफिक पर्सन है उसको कोई डिजीज़ है रिलेटेड टू एंडोक्राइन सिस्टम। तो पहला क्या है, चीफ कंप्लेंट्स देखेंगे। पहला क्या है, चीफ कंप्लेंट्स देखेंगे, जिसमें क्या ऑनसेट, ड्यूरेशन एंड सीवियरिटी, सिम्टम्स, और जो सिम्टम्स आए हैं उनका इम्पैक्ट क्या है अपने डेली लाइफ पे, वो पूछा जाएगा। ठीक है, क्या एसोसिएटेड सिम्टम्स क्या हैं, ठीक है। उसके बाद जो सिम्टम्स हमारे दिख रहे हैं तो डेली लाइफ में उनका क्या असर है, ठीक है। सपोज अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन है वो अपना डेली लाइफ परफॉर्म कर रहा है इजीली, और कोई डिजीज़ होने की वजह से उसका जो डेली एक्टिविटीज़ हैं वो अल्टर होते हैं ना, वो अफेक्ट होते हैं, तो वो पूछा जाएगा चीफ कंप्लेंट्स में। उसके बाद हिस्ट्री टेकिंग, हिस्ट्री कलेक्शन, मेडिकल सर्जिकल, कोई पहले से बीमारी है या कोई पहले से सर्जरी हुई है, ठीक है। उसके बाद मेडिकेशंस कोई चल रहे हैं, फैमिली हिस्ट्री में कोई है, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पूछेंगे। उसके बाद वेट चेंज, फटीग, दिस ऑल आर द सिस्टम रिव्यू। वेट चेंज हो रहा है, वेट लॉस हो रहा है या वेट गेन हो रहा है, जैसे हाइपरथायरॉयडिज्म और हाइपोथायरॉयडिज्म में वेट लॉस या गेन होता है ना, तो वो यहाँ पे पूछा जाएगा। और पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया एंड डायबिटीज़ मेलिटस ये देखा जाता है, तो ये सब हम लोग कोई पेशेंट से पूछेंगे। मूड चेंजेस, स्लिप पैटर्न लाइक इंसोम्निया हो गया, तो जर्नल अपीयरेंस, ओवरऑल अपीयरेंस एंड बॉडी हैबिट्स, पूरा ओवरऑल अपीयरेंस को एसेस करेंगे हम लोग, ठीक है। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस देखा जाएगा पेशेंट का, कि पेशेंट कॉन्शियस है कि अनकॉन्शियस है, सेमी कॉन्शियस है। पोस्चर, गेट एंड स्पीच, इजीली बोल पा रहा है, खड़ा हो पा रहा है, उसका कोई बैलेंस डिस्टर्बेंस नहीं है, ये सारी चीज़ हम लोग यहाँ पे एसेस करेंगे। उसके बाद फोकस्ड फिजिकल एग्जाम, फिजिकल एग्जामिनेशन में हेड एंड नेक देखेंगे। हेड एंड नेक में कौन कौन सा ग्लैंड आता है, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस, यहाँ पे थायराइड और पीछे पैराथायरॉइड, ठीक है। अगर हो सकता है इस ग्लैंड का इनलार्जमेंट हुआ हो तो फिजिकल असेसमेंट से वो हम लोग देख सकते हैं, इजीली इंस्पेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। स्किन एंड हेयर, ड्राई है, कोई एक्ने है या हेयर लॉस हो रहा है, एलोपेशिया है। आइज, एक्सोफिथैलेमस एंड कोई एडमा हो रहा है, पेरिफेरिस में देखेंगे कोई एडमा है कि नहीं, या हो सकता है स्किन ड्राई हो पूरी तरह से। फिर वाइटल साइन एंड मेजरमेंट, वाइटल साइंस को मेजर करेंगे। ये हमारा हो गया टोटल नर्सिंग असेसमेंट ऑफ द पेशेंट अंडरगोइंग और अफेक्टेड बाय द एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स, ठीक है। तो ये हमारा जनरल सिम्टम्स बोल सकते हैं, असेसमेंट बोल सकते हैं कि हम लोग पता कैसे लगाएंगे किसी पेशेंट को ये डिसऑर्डर्स हैं, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट, वो तो असेसमेंट था, हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। हमारे परंपरा के अनुसार नर्सिंग में हमारा पहला कर्तव्य यही है कि कोई पेशेंट अगर एडमिटेड हो रहा है हॉस्पिटल में इमरजेंसी में, तो पहले हम उसको हिस्ट्री कलेक्शन लेंगे। नॉट इन इमरजेंसी एवरी टाइम, वो डिपेंड्स अपॉन पेशेंट सिवियरिटी, ठीक है। पेशेंट की हालत कैसी है ये देखते हुए हम लोग हिस्ट्री कलेक्शन और फिजिकल एग्जामिनेशन लेते हैं, या तो पेशेंट से अगर पेशेंट बोलने लायक है, अदरवाइज बाय स्टैंडर्ड या उसके पेशेंट के साथ जो आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद डायग्नोस्टिक टेस्ट, व्हाट आर द डायग्नोस्टिक टेस्ट, जो हम लोग डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होते हैं, कन्फर्मेटरी टेस्ट होते हैं, ठीक है। कोई डिजीज़ है और या नहीं है, डायरेक्ट कंफर्म करके बताते हैं कि ये डिजीज़ है इस पर्सन को और ये या नहीं है, ठीक है। पहला क्या हुआ, ब्लड टेस्ट। ब्लड टेस्ट में ब्लड ग्लूकोज टेस्ट देखेंगे। ग्लूकोज टेस्ट में ग्लूकोज मेजर करते हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, ग्लूकोमीटर कहते हैं इस इंस्ट्रूमेंट को, ग्लूकोमीटर। जनरली यहाँ पे जो ब्लड होता है, ब्लड का एक ड्रॉप यहाँ पे दिया जाता है और ये अपना रीडिंग शो करता है। दिस इज़ हाउ सिंपली इट्स वर्क, ठीक है। बहुत सिंपल तरीके से ये वर्क करता है। ये होता है हमारा रैंडम ब्लड शुगर। रैंडम ब्लड शुगर जानने के लिए ग्लूकोमीटर से हम लोग इजीली शुगर मेजर कर सकते हैं। शुगर किस केस में मैनेज करेंगे, अगर किसी कोई पेशेंट डायबिटीज़ है, किसी पेशेंट को डायबिटीज़ है, ठीक है, हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया। उसके बाद HbA1c, व्हाट इज HbA1c? इट इंडिकेट्स एवरेज ब्लड शुगर ओवर 2 to 3 months,
ये एक ऐसा टेस्ट होता है जो बताता है कि पिछले 2-3 महीनों का किसी पेशेंट का शुगर का या डायबिटीज़ का रिकॉर्ड क्या रहा है। ठीक है, इसमें ये हीमोग्लोबिन के साथ ग्लूकोज बाइंड अप होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन के साथ ग्लूकोज का बाइंड अप होता है, दैट इज़ HB1 HbA1c। ठीक है, इसका लाइफ साइकिल 2 to 3 मंथ्स, क्योंकि बेसिकली देखा गया रफली जो आरबीसी का लाइफ साइकिल होता है वो 120 डेज ही होता है। ठीक है, तो रफली जितना लाइफ साइकिल है आरबीसी का उतना प्रीवियस हिस्ट्री देख सकते हैं हम लोग डायबिटीज़ थ्रू द टेस्ट HbA1c। ठीक है, उसके बाद थायराइड फंक्शन टेस्ट देखते हैं। ठीक है, थायराइड फंक्शन टेस्ट कि हमारा थायराइड ग्लैंड है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है कि नहीं। ठीक है, जो उसका काम है क्या काम है उसका, हार्मोन सेक्रेट करना, वो अच्छी तरीके से हो रहा है कि नहीं, ये हम लोग थायराइड फंक्शन टेस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सीरम कॉर्टिसोल एड्रेनल ग्लैंड से रिलीज़ होता है, वो हम लोग एसेस कर सकते हैं कि अगर एड्रेनल ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम आई है तो माइट भी हो सकता है कि इस हार्मोन में अप्स या डाउन्स देखे जाएं। ठीक है, सो सीरम कॉर्टिसोल हम लोग एड्रेनल ग्लैंड को असेस करने के लिए लेते हैं, लेवल ऑफ स्ट्रेस हार्मोन, इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। फिर सीरम कैल्शियम देखेंगे। ठीक है, पैराथॉर्मोन कैल्शियम क्यों देखा जा रहा है, क्योंकि पैराथॉर्मोन की एक्टिविटी को यहाँ पे हम लोग चेक कर सकते हैं। अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन, MRI, एक्सरे डायरेक्ट विजुअलाइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, थ्रू द इमेजिंग कोई प्रॉब्लम है, कोई इन्लार्जमेंट है या कोई एट्रोफी हो गई है या तो श्रिंक कर जा रहा है, तो ये सब हम लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो हम लोगों ने पहले पढ़ लिया कि इंडोक्राइन सिस्टम होता क्या है, इसमें कौन कौन से ग्लैंड्स होते हैं। वो ग्लैंड्स क्या करते हैं, हार्मोन सेक्रेट करते हैं। ठीक है, वो ग्लैंड्स क्या करते हैं, हार्मोन सेक्रेट करते हैं। और अगर कोई पेशेंट हमें रिसीव हो रहा है हॉस्पिटल में तो उसको ये डिजीजेज है कि नहीं रिलेटेड टू इंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, वो डिजीजेज पर्टिकुलर पर्सन को है या नहीं है, ये हम लोग एसेस कैसे करेंगे, पता कैसे करेंगे, थ्रू द हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। उसके बाद क्या हम लोगों ने पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होंगे जिससे हम लोग पता लगा सकते हैं कि स्पेसिफिक पर्सन जो हमें रिसीव हुआ है हॉस्पिटल में वो किसी इंडोक्राइन सिस्टम रिलेटेड डिसऑर्डर से अफेक्टेड है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अपना मेन टॉपिक, दैट इज स्पेसिफिक ग्लैंड रिलेटेड डिसऑर्डर। तो पहला ग्लैंड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं थायराइड ग्लैंड। ठीक है, थायराइड ग्लैंड सिंपली आप लोग समझिए, थायराइड ग्लैंड का काम क्या होता है मैं पहले बताता हूँ। ठीक है, थायराइड ग्लैंड का काम क्या होता है, थायरोक्सिन हार्मोन T3 एंड T4 को सेक्रेट करना। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर थायराइड ग्लैंड में कोई दिक्कत आएगा तो उन हार्मोन्स में दिक्कत आएगी ही आएगी। ठीक है, अगर ज़्यादा हार्मोन सेक्रेट कर रहा है तो उसे हाइपरथायराइडिज्म कहेंगे, और वहीं अगर वो कम हार्मोन सेक्रेट कर रहा है तो हाइपोथायराइडिज्म कहेंगे। पहले पढ़ते हैं हाइपरथायराइडिज्म। What is hyperthyroidism? A condition in which thyroid gland produces excessive thyroid hormones, that is T3 and T4। इन हार्मोन्स का लेवल ज़्यादा रहेगा अगर कोई पेशेंट अफेक्टेड है, उसको हाइपरथायराइडिज्म हुआ है। ठीक है, हाइपर मीन्स एक्सेसिव सेक्रेशन ऑफ T3 एंड T4 रिजल्ट्स इन हाइपरथायराइडिज्म, और उस केस में T3 T4 बढ़े हुए रहेंगे। और कॉजेज क्या होंगे इनके, ठीक है, पहले हम लोग के पहला व्हाट इज हाइपरथायराइडिज्म। हाइपर मीन्स बढ़ जाना, यानी जो हमारा थायराइड ग्लैंड है उसका नॉर्मल फंक्शन ये है कि T3 T4 हार्मोन, उसका जो पर्टिकुलर हार्मोन है जिसे रिलीज आउट करना है वो करता है। ठीक है, उसका वो नॉर्मल फंक्शन है। लेकिन अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है किसी भी वजह से, कॉजेज हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है, किसी भी वजह से अगर उसमें अल्ट्रेशन आया, कोई प्रॉब्लम आया, तो वो एबनॉर्मल हार्मोन सेक्रेशन करने लगेगा, या तो ज़्यादा करेगा तो हाइपरथायराइडिज्म कहेंगे, या तो कम करने लगेगा, उसको हाइपोथायराइडिज्म कहेंगे। हाइपर और हाइपो का फर्क है सिर्फ, हाइपर यानी ज़्यादा, हाइपो यानी कम। तो यहाँ पे हम लोग पहले क्या पढ़ रहे हैं, हाइपरथायराइडिज्म यानी हार्मोन T3 T4 एक्सेसिव अमाउंट में सेक्रेट किया जा रहा है थ्रू द थायराइड ग्लैंड। ठीक है, थायराइड ग्लैंड हमारा ज़्यादा हार्मोन सेक्रेट कर रहा है। कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, गॉइटर, रेडिएशन, ऑटोइम्यून डिसीज, वायरल, एक्सेसिव आयोडीन एंड स्ट्रेस। आयोडीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है थायराइड ग्लैंड में। ठीक है, तो अगर आयोडीन ज़्यादा ले लिए या कम ले लिए तो हो सकता है ये प्रॉब्लम। पहले से किसी इंसान को गॉइटर जो कि आयोडीन की कमी की वजह से ही होती है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी हाइपरथायराइडिज्म हो सकता है। और ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो सकता है,
उसके बाद वायरल इन्फेक्शन, एक्सेसिव आयोडीन एंड स्ट्रेस। स्ट्रेस फिर से आ गया है यहाँ पे। इसके पहले हम लोगों ने बहुत सारे वीडियोज़ में हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि ये स्ट्रेस जो होता है बहुत खतरनाक हार्मोन होता है, बहुत खतरनाक चीज़ होता है स्ट्रेस। पैथोफिजियोलॉजी पढ़ेंगे कि कैसे हमारा हाइपरथायरॉयडिज्म होता है और वो कॉज क्या करता है। ठीक है, पहले एक्सेसिव थायराइड हार्मोन दैट इज T3 एंड T4। ठीक है, T3 T4 का लेवल बढ़ा हुआ है, इंक्रीज्ड मेटाबॉलिक रेट बढ़ा हुआ है, इंक्रीज्ड ऑक्सीजन कंजप्शन। ठीक है, थायराइड ग्लैंड का नॉर्मल फंक्शन होता है बेसल मेटाबॉलिक रेट बढ़ाना, मेटाबॉलिज्म बढ़ाना। ठीक है, तो अगर हाइपरथायरॉयडिज्म हुआ है तो नॉर्मल था तो नॉर्मल मेटाबॉलिज्म हो रहा था किसी इंडिविजुअल का, और अगर वो बढ़ चुका है तो मेटाबॉलिज्म और जल्दी होगा और कंपैरेटिवली ऑक्सीजन ज़्यादा कंज्यूम करेगा क्योंकि काम ज़्यादा कर रहा है, क्योंकि वो जो मेटाबॉलिज्म है वो बढ़ चुका है। ठीक है, तो अगर मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो बॉडी की रिक्वायरमेंट्स भी बढ़ेंगी। ठीक है, इंक्रीज्ड ऑक्सीजन कंजप्शन बढ़ जाएगा, फिर sympathetic stimulation, then it causes tachycardia, heat intolerance and weight loss। ठीक है, उसके बाद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखते हैं। एक निमोनिक है हॉट फास्ट, हीट इंटॉलरेंस, ओवर रिएक्टिविटी, ट्रेमर्स, फास्ट हार्ट रेट, एपेटाइट एंड स्वेटिंग, थिन बॉडी, वेट लॉस हो रहा है यहाँ पे। वेट लॉस हो रहा है, हाइपरथायरॉयडिज्म में वेट लॉस होता है। ये बेसिकली सभी का कन्फ्यूजन होता है कि हाइपरथायरॉयडिज्म में तो वेट तो और ज़्यादा बढ़ना चाहिए ना, क्योंकि मेटाबॉलिज्म तो और जल्दी हो रही है। ठीक है, तो नहीं, हमारे हाइपरथायरॉयडिज्म में हमारा जो वेट होता है वो घटता है, और इसका जस्ट अपोजिट जो हमारा हाइपोथायरॉयडिज्म होता है उसमें हमारा वेट बढ़ता है। हाइपो में बढ़ रहा है, हाइपर में कम हो रहा है। ये जस्ट क्यों हो रहा है कम, क्योंकि सब हम कोई वर्कआउट करते हैं, फैट लॉस कर रहे हैं, तो हम लोग वर्कआउट करते हैं तभी तो हमारा फैट लॉस होता है। जितना ज़्यादा काम करेंगे एक्सेसिव, जितना ज़्यादा स्वेटिंग करेंगे, जितना ज़्यादा वर्कआउट करेंगे, उतना हमारा बॉडी थिन होते जाएगा। तो इसमें ऑलरेडी मेटाबॉलिज्म बहुत हाई है, तो वेट लॉस ज़्यादा होता है इसमें। ठीक है, फास्टर हार्ट रेट होगा, एपेटाइट, भूख बढ़ जाने की वजह से भूख बढ़ रही है लेकिन बॉडी वेट लॉस कर रही है, पतली हो जा रही है, जस्ट बिकॉज जितना खाना खाएगा उतना जिसकी बॉडी मेटाबॉलिज्म बढ़ा हुआ है भाई, तो काम जल्दी होगा, ऑर्गन्स जल्दी काम करेंगे। ठीक है, तो ऑक्सीजन उतना ज़्यादा कंजप्शन होगा ऑक्सीजन का। हीट इंटॉलरेंस होता है इसमें, जो पेशेंट अगर हाइपरथायरॉयडिज्म से जा रहे हों। फिर ओवर एक्टिविटी, ट्रेमर्स आ सकते हैं। उसके बाद अदर सिम्टम्स क्या क्या होंगे, एक्सोफेथलमस एक ही डिजीज़ ही होता है। फिर नर्वसनेस, डायरिया, कैन कॉज डायरिया। फिर यहाँ पे मैं एक और चीज़ बताता हूँ, ये डायरिया कॉज करता है हाइपरथायरॉयडिज्म, और इसका जस्ट अपोजिट हाइपोथायरॉयडिज्म क्या कॉज करेगा, डायरिया है तो कॉन्स्टिपेशन होगा। ठीक है, उसके बाद गोइटर एंड फटीग, थकावट आएगी। उसके बाद डायग्नोस्टिक्स क्या क्या होंगे, एलिवेटेड T3 एंड T4। मैंने पहले ही बताया कि जो नॉर्मल फंक्शन था वो बढ़ेगा या घटेगा। हम लोग बढ़ा हुआ पढ़ रहे हैं, हाइपर पढ़ रहे हैं, तो T3 और T4 का लेवल बढ़ा हुआ होगा, लेकिन उसी प्लेस पे TSH जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स हैं, ठीक है, जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स हैं वो घटे हुए रहेंगे। ठीक है, क्योंकि बॉडी में T3 एंड T4 बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो ब्रेन को क्या, ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है। ठीक है, ये स्टिमुलेट करता है थायराइड ग्लैंड को हार्मोन प्रोड्यूस करने के लिए। जो TSH होता है वो हमारे थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि भाई तुम अपना काम करो, तुम अपना TSH T3 एंड T4 रिलीज आउट करो फॉर द बॉडी। ठीक है, बॉडी के रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले से ही T3 T4 बढ़ा हुआ है, तो ब्रेन को क्या सिग्नल मिल रहा है कि ऑलरेडी बॉडी के पास बहुत T3 T4 है, तुम्हें रिलीज करने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें स्टिमुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए तुम्हारा लेवल कम है। ठीक है, थायराइड स्कैन कराएंगे एंड रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक। फिर मैनेजमेंट देखते हैं, थायराइड है तो एंटी थायराइड ड्रग चलाएंगे, रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी चलाएंगे, बीटा ब्लॉकर्स, एंड अगर सर्जिकल प्रोसीजर करना है तो थायराइड ग्लैंड को ही रिमूव कर दो। ठीक है, ये सारे हमारे मैनेजमेंट्स हो गए रिलेटेड टू हाइपरथायरॉयडिज्म। आगे बढ़ते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म। व्हाट इज हाइपोथायरॉयडिज्म? ठीक है, जस्ट उसका अपोजिट, इट इज अ डिफिशियंसी ऑफ थायराइड हार्मोन T3 एंड T4 की कमी होगी।
ठीक है। डिक्रीज्ड मेटाबॉलिज्म होगा, T3 T4 की कमी हुई। इनका काम मेटाबॉलिज्म का होता है, ज़्यादा होते हैं तो मेटाबॉलिज्म ज़्यादा कर देते हैं, यहाँ पे कम है तो मेटाबॉलिज्म कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये इनके कॉजेज़ क्या हैं? थायराइड सर्जरी कोई पहले से हुई है जिसकी वजह से कोई अल्ट्रेशन आ गया है और वो भी हील नहीं हो पाया है, तो उसके वजह से हो सकता है। हाशिमोटोज़ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है, ठीक है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है जो कि हमारे ओन थायराइड के जो सेल्स होते हैं उन्हें डैमेज करने लगता है। ठीक है, अगर थायराइड के नॉर्मल सेल्स ही डैमेज होने लगेंगे, ठीक है, नॉर्मल सेल अगर डैमेज होने लगेंगे तो अल्टीमेटली जो सेक्रेशन है ये कम हो जाएगा। ठीक है, ईयर्स ऑफ थायराइड डिफिशियंसी, बहुत दिनों से आयोडीन की डेफिशिएंसी है। ठीक है, तो हो सकता है हमारा हाइपोथायराइडिज्म। उसके बाद रेडिएशन है, ओल्ड एज है या इन्फेक्शन, या कोई बहुत दिनों से प्रोलॉन्ग्ड एक्सेसिव ड्रग ले रहे हैं उसके वजह से हो सकता है। ठीक है, उसके बाद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस देखते हैं कि लक्षण क्या होंगे। कोल्ड इंटॉलरेंस, ऑब्विसिटी, लिथार्जी एंड ड्राई स्किन। उसमें हीट इंटॉलरेंस था, यहाँ पे कोल्ड इंटॉलरेंस है। वहाँ पे वेट गेन हो रहा था, वो वेट लॉस हो रहा था, यहाँ पे वेट गेन होगा। वहाँ पे BMI जो बेसल मेटाबॉलिज्म बढ़ा हुआ था मेटाबॉलिज्म, और यहाँ पे घटा हुआ, जस्ट उसका अपोजिट है हाइपोथायराइडिज्म। ठीक है, डोंट बी कंफ्यूज्ड, जो हाइपर में जो उसका जो अपोजिट इसमें होगा हाइपो में। लेथार्जी, ड्राई स्किन, कॉन्स्टिपेशन, वहाँ पे डायरिया हो रहा था। ठीक है, डायरिया तो यहाँ पे कॉन्स्टिपेशन, वहाँ टैकीकार्डिया तो यहाँ पे ब्रैडीकार्डिया, पफी फेस, हेयर लॉस एंड डिप्रेशन। उसके बाद डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होंगे? व्हाट आर द डायग्नोस्टिक टेस्ट जिससे हम पता लगा सकते हैं कि हमें हाइपोथायराइडिज्म है? सिमिलर जो वहाँ पे टेस्ट थे वो यहाँ पे भी कराए जाएंगे। क्या देखा जाएगा? T3 T4 ऑलरेडी लो है। ठीक है, और अगर T3 T4 का वैल्यू जो नॉर्मल वैल्यू है वो जो T3 T4 का नॉर्मल वैल्यू उससे कम है, यानी TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स का वैल्यू बढ़ा हुआ होगा। ठीक है, उसके बाद कोलेस्ट्रॉल देखेंगे ब्लड में बढ़ा हुआ है कि घटा हुआ है। उसके बाद पढ़ते हैं मैनेजमेंट। व्हाट आर द मैनेजमेंट? लीवोथैरेक्सिन थेरेपी, ये दवाइयाँ होती हैं। तो बैलेंस डाइट देंगे अच्छे से, आयोडीन मेंटेन करेंगे। बैलेंस डाइट में आयोडीन भरपूर मात्रा में लीजिए, कमी ना हो, और रेगुलर फॉलोअप। उसके बाद नर्सिंग मैनेजमेंट क्या देखते हैं? मॉनिटर टेम्परेचर, क्योंकि पेशेंट क्या था? कोल्ड इंटॉलरेंस था। इनकरेज वार्म एनवायरनमेंट, क्यों? कोल्ड इंटॉलरेंस। प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, एडमिशन थायराइड हार्मोन एंड मॉनिटर वेट। तो जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं वही मैनेजमेंट में उसके अकॉर्डिंग हम लोग मैनेजमेंट करते हैं। ठीक है, तो साइन एंड सिम्टम्स क्या थे? वेट गेन हो रहा था तो वेट गेन पे ज़्यादा वेट गेन ना हो वो ध्यान देंगे। ठीक है, और टेम्परेचर हम लोग मेंटेन करेंगे, मॉनिटर करेंगे, और वार्म एनवायरनमेंट क्योंकि कोल्ड सेंसिटिव है, कोल्ड इंटॉलरेंस है। फिर प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन हो रहा था तो उसको प्रिवेंट करेंगे। फिर आते हैं थायराइड ट्यूमर्स। ठीक है, थायराइड ट्यूमर्स क्या है? कैंसरस ग्रोथ है जो कि बिनाइन होता है। ठीक है, बिनाइन होता है, ये अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ होने लगता है थायराइड ग्लैंड में। ठीक है, इट इज़ अ ट्यूमर दैट एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल इन थायराइड ग्लैंड विच मे बी बिनाइन और मैलिग्नेंट। ठीक है, ये तो बिनाइन होगा, बिनाइन मीन्स कोई ग्रोथ नहीं हो रहा है, नो मेटास्टेसिस। अगर बिनाइन होगा तो कोई मेटास्टेसिस नहीं होगा, नो मेटास्टेसिस। ठीक है, और यही मैलिग्नेंट होगा तो यहाँ पे मेटास्टेसिस प्रेजेंट होगा। ठीक है, एबनॉर्मल सेल ग्रोथ विद इन द थायराइड सेल्स जो कि अल्टीमेटली वो बिनाइन होंगे या मैलिग्नेंट होंगे। बिनाइन मीन्स वो उतने घातक नहीं है, वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाके फ्लो नहीं हो रहे हैं। लेकिन मैलिग्नेंट क्या होता है? इट हैज़ प्रॉपर्टी टू फ्लो इन आवर ब्लड एंड जितने रेस्ट बॉडी पार्ट्स हैं वहाँ पे जाने की इसके पास क्षमता होती है। रिस्क फैक्टर्स क्या होंगे? कोई रेडिएशन है, चाइल्डहुड रेडिएशन, एज, नोड्यूल्स पहले से बने हुए तो हो सकता है वो कैंसर का रूप ले लें बाद में। ठीक है, क्रोनिक थायराइड डिजीज़, कोई पहले से थायराइड डिजीज़ है, क्रोनिक हो रही हो तो धीरे धीरे सेल्स किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? कैंसरस ग्रोथ में या ट्यूमर में। एक्सेसिव रेडिएशन, फिर आ गया रेडिएशन एंड थायराइड कैंसर। अगर कोई रिलेटिव है, पहले से हिस्ट्री देखेंगे, पेशेंट हिस्ट्री पहले से कोई अगर थायराइड का पेशेंट है तो उसको थायराइड हाइपोथायराइडिज्म हो सकता है। फिर सिम्टम्स क्या हो? हाइपोथायराइडिज्म में स्वेलिंग हो जाती है, वॉइस हॉर्सनेस ऑफ वॉइस हो जाता है, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, नेक पेन एंड इनलार्जमेंट ऑफ लिम्फ नोड। ये सारे सिम्टम्स हैं इसके।
फिर नर्सिंग केयर में क्या करेंगे, प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन। प्री ऑपरेटिव मीन्स व्हाट, अगर हमें इसको रिमूव करना है तो ऑपरेशन करना पड़ेगा ना। जो ट्यूमर हुआ है यहाँ पे थायराइड ग्लैंड के टिश्यूज़ में, उसको रिमूव करना होता है। अगर रिमूव करना है तो प्री ऑपरेटिव केयर देना ही पड़ेगा। एयरवे मॉनिटर करेंगे, मॉनिटर ब्लीडिंग, उसके बाद पेन एंड पोस्ट ऑपरेटिव पोजिशनिंग। उसके बाद पढ़ते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ पैराथायरॉयड। ठीक है, हम लोगों ने डिसऑर्डर ऑफ थायराइड ग्लैंड पढ़ा, और थायराइड ग्लैंड के जस्ट पीछे, थायराइड ग्लैंड के जस्ट पीछे हमारा पैराथायरॉयड वो ग्लैंड होता है, जिसका काम क्या होता है, पैराथॉर्मोन सेक्रेट करना। ठीक है, जो पैराथॉर्मोन होता है उसका बेसिक काम होता है हमारा कैल्शियम लेवल को बैलेंस करके रखता है, फ्रॉम द बोन्स टू ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, बोन से जो हमारा कैल्शियम होता है वो ब्लड स्ट्रीम में लाता है, और इसका जस्ट एंटागनिस्टिक काम करता है कैल्शिटोनिन। ठीक है, जो कैल्शिटोनिन होता है वो ब्लड से कैल्शियम बोन में लेके जाता है। पहला डिसऑर्डर इसमें हाइपर पैराथायरॉयड, पैराथॉर्मोन सेक्रेट कर रहा था तो एक्सेस सेक्रेशन क्या होगा, पैराथायरॉयड हार्मोन का, कॉजिंग इंक्रीज्ड कैल्शियम लेवल। अगर हाई पैराथायरॉयड पैराथ हार्मोन, ठीक है, इसको पैराथायरॉयड कहते हैं, पैराथ हार्मोन। पैराथ हार्मोन का नॉर्मल फंक्शन क्या था, हमारे ब्लड स्ट्रीम से, सॉरी बोन से कैल्शियम ब्लड स्ट्रीम में लाना। ठीक है, बोन से कैल्शियम ब्लड स्ट्रीम में ला रहा था, तो अगर ये बढ़ जाएगा तो और ज़्यादा हमारा जो कैल्शियम है बोन से ब्लड स्ट्रीम में आना लगेगा। ठीक है, और ब्लड स्ट्रीम में जो कैल्शियम की मात्रा होगी, जो अमाउंट होगा कैल्शियम का इन ब्लड स्ट्रीम, वो बढ़ जाएगा। तो अगर हाइपर पैराथायरॉयडिज्म है तो पैराथ हार्मोन हमारा ज़्यादा सेक्रेट हो रहा है, और अगर पैराथ हार्मोन ज़्यादा होगा तो हमारे हड्डियों से कैल्शियम को और ज़्यादा ब्लड में खींचेगा। ठीक है, तो ब्लड में क्या होगा, हमारा कैल्शियम लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, इंक्रीज्ड कैल्शियम लेवल। ठीक है, उसके बाद पैथोफिजियोलॉजी क्या है, पीटीएच जो हमारा पैराथ हार्मोन है उसका सेक्रेशन हुआ, ज़्यादा होने लगा, कैल्शियम बोन से कहाँ बोन से रिलीज फ्रॉम बोन टू ब्लड, ब्लड में आने लगा। उसके बाद क्या हुआ, हाइपर कैल्शियमिया हुआ। हाइपर मीन्स ज़्यादा कैल्शियम आने लगा और बोन कमज़ोर हो जाएगी, किडनी स्टोन के चांसेस भी होते हैं, क्योंकि हमारा जो कैल्शियम होता है बहुत मेजर एंड इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे कैल्शियम बोन फॉर्मेशन में। ठीक है, बोन को मजबूत रखने में उसका बहुत बड़ा अहम रोल होता है। ठीक है, अगर उसमें से हम लोग कैल्शियम ही बाहर निकाल लेंगे तो हड्डियाँ कमज़ोर हो जाएंगी ना। तो पैथोफिजियोलॉजी क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, हमारा साइन एंड सिम्टम्स। स्टोन हो सकता है, बोन पेन होगा, क्यों, क्योंकि कैल्शियम जो हमारे बोन से बाहर आ गया है, बाहर आएगा तो बोन वीकनेस होगी। ठीक है, जो बोन क्या होंगी, वीक हो जाएंगी। ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है। फिर ग्रोन्स या एब्डोमिनल पेन, मसल वीकनेस, फटीग, डिप्रेशन एंड पॉलीयूरिया। उसके बाद नर्सिंग मैनेजमेंट देखते हैं। इनकरेज फ्लूइड, मॉनिटर कैल्शियम लेवल, प्रिकॉशंस बरतेंगे, पीएन एंड ईसीजी मॉनिटरिंग। क्योंकि ईसीजी मॉनिटर क्यों कर रहे हैं हम, कैल्शियम एबनॉर्मल है, कैल्शियम बढ़ा हुआ है, तो अल्टीमेटली ये हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन पे इफेक्ट करेगा। ठीक है, ईसीजी हम लोग एरिथमिया देखने के लिए भी करते हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोपैराथ, यानी पैराथ हार्मोन क्या है, कम है, तो क्या होगा, अब बोन से जो कैल्शियम है ब्लड में नहीं आ पा रहा है क्योंकि पैराथ हार्मोन कम हो गया है। ठीक है, तो ब्लड में क्या होगा, कैल्शियम की कमी हो जाएगी, लो कैल्शियम इन ब्लड। ठीक है, लो कैल्शियम इन ब्लड। उसके बाद पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं। डिक्रीज्ड पीटीएच सेक्रेशन। ठीक है, पीटीएच का सेक्रेशन कम हुआ, कम होने की वजह से कैल्शियम ब्लड में कम हो गया। और न्यूरोमस्कुलर एक्साइटेबिलिटी, क्योंकि कैल्शियम जो होता है बहुत इम्पॉर्टेंट आयन होता है, बोल सकते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन में, या अगर कैल्शियम का फंक्शन देखिए आप लोग, मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल कॉन्ट्रैक्शन हो या मसल कॉन्ट्रैक्शन हो, इसका काम एक और होता है कि हमारा जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है वहाँ पे जो न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइलकोलिन्स का लाना, खींच के लाने का काम टर्मिनल एंड पे कैल्शियम का ही होता है। न्यूरोट्रांसमीटर्स जो एसिटाइलकोलिन होता है हमारे कैल्शियम में बाइंड होता है और कैल्शियम उनको खींच के टर्मिनल या न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर ले आते हैं और वो अपना काम करते हैं। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटी में भी इसका बहुत ज़्यादा
काम होता है, क्योंकि न्यूरोट्रांसमीटर को वो खींच के ला रहा है टर्मिनल एंड पे, और न्यूरोट्रांसमीटर्स न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे रिलीज आउट हो रहे हैं। वो क्या कमी है, तो टिटेनी या मसल स्पाज्म होगा। ठीक है, नाउ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स रहेंगे? कन्फ्यूजन, कन्वर्जन, एरिथमिया, क्योंकि कैल्शियम की एबनॉर्मलिटी हो रही है ना, तो एरिथमिया होगा, क्योंकि हार्ट मसल्स कॉन्ट्रैक्ट लेस करती हैं कैल्शियम की वजह से। कैल्शियम जाके वो जो एक्टिन मायोसिन प्रोटीन्स होते हैं उन पे बाइंड करता है और कॉन्ट्रैक्शन आगे बढ़ता है। जब यही कमी हो जाएगा तो इट कैन कॉज एरिथमिया, टिटेनी, या मसल स्पाज्म। अदर टिंगलिंग, क्योंकि न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे भी प्रॉब्लम आ रही है। चौबिक साइन, फेशियल ऐसे टच करेंगे तो पेशेंट है अजीब, उसका जो फेशियल नर्व होता है वहाँ पे ऐसे पैल्पेट करते ही पेशेंट अलग साइन दिखाता है। ठीक है, उसके बाद पॉजिटिव ट्रॉसिन साइन भी आएगा। उसके बाद नर्सिंग मैनेजमेंट देखते हैं। कैल्शियम सप्लीमेंट लेंगे नर्सिंग मैनेजमेंट में या मैनेजमेंट में। कैल्शियम की कमी है तो कैल्शियम सप्लीमेंट लेंगे। ठीक है, और हम लोग को क्या मॉनिटर करना है? ईसीजी मॉनिटर करना है। सीजर प्रिकॉशन रखना है, क्योंकि सीजर्स आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, क्योंकि प्रॉपर मसल कॉन्ट्रैक्शन ना हो रहे हैं। साथ ही साथ हमारे जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस हैं वहाँ पे कैल्शियम का काम जो है वो कम हो रहा है, यानी न्यूरोट्रांसमीटर्स अपने जो काम है उनका नॉर्मल जाके न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे रिलीज आउट होकर फर्दर जो वर्क कैरी आउट कर रहे थे वो अब नहीं करेंगे, तो न्यूरोमस्कुलर एक्टिविटी में भी प्रॉब्लम आएगा। इट कैन कॉज सीजर्स। विटामिन डी थेरेपी एंड कैल्शियम ARV मैनेजमेंट। डिसीजेज ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड क्रशिंग सिंड्रोम। क्रशिंग सिंड्रोम में क्या होता है? डिसऑर्डर कॉज्ड बाय एक्सेस कॉर्टिसोल सेक्रेशन। कॉर्टिसोल एक ऐसा, इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, ये एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज आउट होता है। ठीक है, तो क्रशिंग सिंड्रोम इसी की वजह से होता है। अगर हमारा जो कॉर्टिसोल है ये कम सेक्रेट हो रहा है, ठीक है, ये क्या हो रहा है? एक्सेस सेक्रेशन हो रहा है कॉर्टिसोल का, तो ये कॉज करता है क्रशिंग सिंड्रोम। इसका कॉजेस क्या क्या हैं? स्ट्रेस, ट्यूमर, कोई ट्यूमर है, कोई एबनॉर्मल ग्रोथ हो गई एड्रिनल ग्लैंड में, जिसकी वजह से जो सेक्रेशन है हमारे कॉर्टिसोल का वो बढ़ गया, उसकी वजह से हो सकता है। या कोई एक्सेसिव स्टेरॉइड ले रहे हैं, कोई एक्सेसिव मेडिकेशन ले रहे हैं, तो यहाँ पे सेल्फ मेल्ट्रेशन आएगा और वो ज़्यादा, या कोई रेडिएशन पहले से है, ओबेसिटी है, इंक्रीज्ड ACTH जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है एड्रेनोकॉर्टियोट्रोपिक हार्मोन। एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन्स अगर वो बढ़ रहे हैं तो भी जो हमारा एड्रेनल ग्लैंड का एक्शन है वो बढ़ेगा और वो कॉर्टिसोल ज़्यादा मात्रा में ब्लड में भेजेगा। साथ ही साथ डिजीज़ ऑफ एड्रेनल ग्लैंड, कोई पहले से बीमारी है एड्रेनल ग्लैंड की, तो उस केस में भी अगर कोई पहले से बीमारी है एड्रेनल ग्लैंड में तो भी क्रशिंग सिंड्रोम हो सकता है। उसके बाद पढ़ते हैं पैथोफिजियोलॉजी। एक्सेसिव कॉर्टिसोल सेक्रेशन, एक्सेसिव सेक्रेशन हुआ, प्रोटीन ब्रेकडाउन प्लस फैट रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, जिसकी वजह से हाइपरकैल्सीमिया, हाइपरग्लाइसीमिया और हाइपरटेंशन होगा। मूंग फेस, बुफेलो हम्प, जो पीछे हमारा बफेलोज या काउस के पीछे जो हम्प निकला हुआ होता है वैसा दिखेगा पेशेंट के पीछे। देन मसल वेस्टिंग। उसके बाद एक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है? मसल वीकनेस, ओबिसिटी, सेंट्रल ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, नेक एंड बफेलो हम्प। मूंग फेस है, मूंग फेस, पफिनेस आएगा, फेशियल पफिनेस, एब्डोमिनल सेराई, कॉर्टिसोल एक्सेस होगा तो एलिवेटेड ब्लड शुगर लेवल भी कॉज कर सकता है। ठीक है, उसके बाद मेडिकल मैनेजमेंट क्या? कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे। कॉर्टिकोस्टेरॉइड के बाद यूज लोएस्ट इफेक्टिव डोज ऑफ स्टेरॉइड। जो स्टेरॉइड दे रहे हैं, हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा कॉजेज में भी स्टेरॉइड आ रहा था। ठीक है, तो अगर स्टेरॉइड के वजह से भी हो रहा है ये डिजीज़ तो स्टेरॉइड देंगे, लेकिन प्रॉपर क्वांटिटी प्रॉपर अमाउंट में देंगे और प्रिकॉशन के साथ देंगे। और ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करना है, कैल्शियम के साथ विटामिन डी सप्लीमेंट देना है फॉर द बेटर अब्जॉर्प्शन। उसके बाद नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या? मॉनिटर ग्लूकोज, स्किन केयर, इन्फेक्शन प्रिवेंशन, लो सोडियम डाइट एंड इमोशनल सपोर्ट। उसके बाद एडिसन्स डिजीज में क्या होता है? जो डिफिशियंसी ऑफ एड्रिनल कॉर्टेक्स हार्मोन्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स से जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं उनमें कमी आ जाती है। ठीक है, इसके पहले क्या होता? कॉर्टिसोल एक्सेसिव अमाउंट में था, यहाँ पे जो कॉर्टेक्स रीजन से हार्मोन्स रिलीज आउट हो रहे थे उनकी डिफिशियंसी हो गई है, कमी हो गई है। ठीक है, वो कमी हो कैसे रही है? डिक्रीज्ड कॉर्टिसोल एंड एल्डोस्टेरोन, लॉस ऑफ सोडियम एंड वाटर।
ठीक है। एल्डोस्टेरोन का काम क्या होता है, आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, रास मैकेनिज्म, बीपी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में रास मैकेनिज्म का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एल्डोस्टेरोन क्या करता है, वाटर और सोडियम का रिटेंशन बढ़ाता है। तो लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर ये कम है तो क्या लॉस करेगा सोडियम और वाटर, और हाइपोटेंशन होगा और डिहाइड्रेशन होगा, क्योंकि जो हमारा होल्डिंग है, रिटेंशन की कैपेसिटी है, वो पानी रुक नहीं रहा है, बॉडी से बाहर जा रहा है। तो पानी की कमी होगी, डिहाइड्रेशन होगा और हाइपोटेंशन भी होगा, क्योंकि अल्टीमेटली जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम घट रहा है। ठीक है। वीकनेस एंड शॉक रिस्क, पेशेंट हाइपोवॉल्यूमिक शॉक में जा सकता है और वीकनेस तो होगा ही उसको, क्योंकि डिहाइड्रेशन हो गया है। ठीक है। मसल कॉन्ट्रैक्शन, मसल स्पाज़म भी आ सकता है, पेशेंट कंफ्यूज रहेगा। एनोरेक्सिया, डिहाइड्रेशन, डार्क स्किन पिगमेंटेशन, इरिटेबिलिटी, सॉल्ट क्रैबिंग, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन, नोजिया। उसके बाद पढ़ते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट। ठीक है। व्हाट इज़ नर्सिंग मैनेजमेंट? एज अ नर्स हम लोग क्या कर सकते हैं? ठीक है। तो पहला ब्लड प्रेशर मॉनिटर करना है, क्योंकि पेशेंट हाइपरटेंशन में है। ठीक है। ज़्यादा हाइपोटेंशन रहा प्रोलॉन्ग टाइम तक तो हो सकता है वो पेशेंट हाइपोवोलेमिक शॉक में चला जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या मॉनिटर करेंगे? ब्लड प्रेशर। ठीक है। ब्लड प्रेशर मैनेज करेंगे। फिर मेंटेन हाइड्रेशन मेंटेन रखेंगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड लेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड स्ट्रेस मैनेज करेंगे। उसके बाद डिसऑर्डर्स ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है। पहला हाइपर पिट्यूटरिज्म, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड अपना सेक्रेशन ज़्यादा ही कर रहा है तो क्या होता है? एक्सेस सेक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले जो हार्मोन्स होते हैं उनका अमाउंट बढ़ गया है, लाइक जीएच हार्मोन है और भी सारे हैं जो कि डिफरेंट लूप से बाहर आते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड्स के। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होगा? ग्रोथ इंक्रीज्ड हैंड एंड फीट, एक्रोमेगाली। ठीक है। नर्व कंप्रेशन ऑफ हेडेक, थिक फेशियल फीचर्स। तो बेसिकली यहाँ पे जो सेक्रेशन हो रहा है एक्सेस ग्रोथ हार्मोन का हो रहा है। ठीक है। ग्रोथ हार्मोन का अगर एक्सेसिव सेक्रेशन होगा तो ग्रोथ इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज्ड हैंड एंड फीट, जो हाथ और पैर होंगे एक्सट्रीमिटीज़ वो लंबे हो जाएंगे, और एक्रोमेगाली मतलब अगर कोई एडल्ट है उसमें जीएच ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, तो उसको एक्रोमेगाली कहते हैं। और वहीं अगर कोई छोटा बच्चा है उसमें ग्रोथ हार्मोन बढ़ जा रहा है तो उसे जायंटिज्म कहते हैं। ठीक है। उसके बाद थिकनेस, फेशियल फीचर्स मैनेजमेंट क्या है? हार्मोनल थेरेपी। इसका क्या मैनेजमेंट है? हार्मोनल थेरेपी ही इसका मैनेजमेंट है। उसके बाद नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगा? मॉनिटर विजन, मॉनिटर हेडेक, हार्मोनल थेरेपी एंड सर्जिकल केयर। उसके बाद पढ़ते हैं हाइपो यानी पिट्यूटरी का जो एक्शन है, जो हार्मोन है वो क्या कम सेक्रेट हो रहा है, हाइपोथायराइडिज्म, डिफिशियंसी ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स। ठीक है। तो इसमें क्या होगा? पिट्यूटरी हार्मोन्स को बेसिकली किसके बारे में हम लोग पढ़े थे? ग्रोथ हार्मोन के बारे में। अगर ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा था तो ग्रोथ वगैरह बढ़ जा रही थी। ठीक है। फीट्स लंबे हो जा रहे थे। ठीक है। तो अगर हाइपो है यानी जो पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन निकल रहा था ग्रोथ हार्मोन, उसकी कमी है यानी ग्रोथ की कमी है, ग्रोथ कम हो जाएगी ना अल्टीमेटली। तो स्लो ग्रोथ हो जाएगा, लॉस ऑफ लिबिडो, सेक्सुअल फीलिंग, लिबिडो मीन्स लॉस ऑफ सेक्सुअल फीलिंग, ये लॉस हो सकती है, ओबेसिटी एंड वीकनेस। नर्सिंग मैनेजमेंट में पहले क्या मेडिकल मैनेजमेंट देखते हैं। इन मेडिकल मैनेजमेंट हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देंगे। ठीक है। रिप्लेस डिफिशिएंट पिट्यूटरी हार्मोन्स एज प्रिस्क्राइब्ड। हार्मोनल थेरेपी यहाँ पे भी हार्मोनल थेरेपी यहाँ पे भी इलाज है। ठीक है। एज पर प्रिस्क्रिप्शन हार्मोनल थेरेपी देने हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या होगा? हार्मोन रिप्लेसमेंट में हेल्प करना है। ठीक है। साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है, न्यूट्रिशनल सपोर्ट देना है, मॉनिटर वाइटल साइंस एंड इमोशनल सपोर्ट। उसके बाद डायबिटीज़ मिलेटस। ठीक है। बहुत ही प्रॉमिनेंट डिजीज़ है डीएम। ठीक है। डायबिटीज़ मिलेटस, इट इज़ अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय हाइपरकैल्सीमिया। ठीक है। हाइपरग्लाइसेमिया, ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ा हुआ रहता है ड्यू टू डिफिशियंसी और रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलिन। ये ऐसा डिसऑर्डर, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है जो कब कॉज होता है? जिसमें क्या होता है, हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ा हुआ रहता है। क्यों बढ़ा हुआ है? क्योंकि ग्लूकोज को
सेल्स में भेजने के लिए एक ऐसे हार्मोन की ज़रूरत होती है जिसका नाम क्या है, इंसुलिन है। इंसुलिन का काम ये होता है कि हमारे ब्लड में जितने भी ग्लूकोज होते हैं उनको सेल्स में भेजने का काम करता है, ठीक है। तो डायबिटीज़ में या तो वो हार्मोन की कमी तो होती है, ठीक है, लेकिन डिपेंड करता है कि वो जो सेल उसको प्रोड्यूस कर रहे थे, लाइक बीटा सेल्स करते हैं पैनक्रियाज में, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस में बीटा सेल्स होते हैं, वो इंसुलिन सेक्रेट करते हैं। अगर वो सेल्स ही ख़त्म हो जाए तो इंसुलिन सेक्रेट ही नहीं होगा, या तो वो सेल्स अच्छे हैं लेकिन जो रिसेप्टर्स हैं इंसुलिन के वो ख़राब हो जाए तो उस केस में भी इंसुलिन का काम उतना इफेक्टिव नहीं होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो टाइप्स पढ़ते हैं। टाइप 1 वही डायरेक्ट, अगर बीटा सेल्स डैमेज हो गए टाइप 1 में आएगा कि बीटा सेल्स डैमेज्ड हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट है पर्सन, बाहर से इसको इंसुलिन दोगे तो काम चल जाएगा उसका, दैट इज़ टाइप 1। दूसरा टाइप 2 है जिसमें रिसेप्टर्स ही एकदम ब्लॉक्ड हैं, मतलब इंसुलिन नॉन डिपेंडेंट होंगे, ठीक है। तो सिमिलरली थर्ड टाइप होता है जेस्टेशनल डायबिटीज़, ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी होता है। रिस्क फैक्टर्स क्या है देखते हैं। पुअर डाइट, इनएक्टिविटी दैट इज सेडेंट्री लाइफस्टाइल, इनएक्टिविटी या सेडेंट्री लाइफस्टाइल, एज, ब्लड प्रेशर हाई होगा उसकी वजह से हो सकता है, एक्सेसिव वेट दैट इज ओबेसिटी, टोबैको यूज़ या इंडोक्राइन डिसऑर्डर फैमिली हिस्ट्री है अगर वो पहले से, ठीक है। तो पैथोफिजियोलॉजी पढ़ते हैं। इंसुलिन डिफिशियंसी रेजिस्टेंस, ठीक है, इंसुलिन डिफिशियंसी या उसका रेजिस्टेंस हुआ, ग्लूकोज अनेबल टू एंटर द सेल्स, क्योंकि इंसुलिन का काम ही होता है, हाँ, इंसुलिन का काम ही होता है हमारे ब्लड में से जो ग्लूकोज प्रेजेंट है उसको किस में भेजना, सेल्स में। तो अगर ये इंसुलिन ही नहीं है तो हमारा जो ग्लूकोज है यहाँ से ब्लड में जाएगा ही नहीं, सेल्स में जाएगा ही नहीं ब्लड से, तो क्या होगा, ब्लड में ज़्यादा हो जाएगा ग्लूकोज, उसे हाइपर ग्लाइसेमिया कहेंगे, ऑस्मोटिक डायरेटिक्स, पॉलीयूरिया पॉलीडिप्सिया एंड पॉलीफेजिया, ठीक है। पॉलीयूरिया पॉलीडिप्सिया एंड पॉलीफेजिया क्यों होता है, क्योंकि हमारे बॉडी में, ठीक है, हमारे बॉडी में, एक मिनट, हाइपर कैल्शियमी की वजह से ऑस्मोटिक डायरेटिक्स, ठीक है, ये आप लोग मैं ऐसे ही दिखा रहा हूँ, इसके बारे में बता रहा हूँ अभी कि पॉलीडिप्सिया पॉलीफेजिया पॉलीयूरिया क्यों होता है, क्योंकि हमारे सेल्स जो हैं उनको खाना चाहिए, खाना मीन्स एनर्जी, हमारे जो बॉडी में सेल्स होते हैं उनको एज ए एनर्जी, एज अ फूड एटीपी चाहिए, और वो एटीपी कब मिलती है, जब ग्लूकोज से ही मिलती है ना हमें एटीपी। तो जब ग्लूकोज हमारे सेल्स में जा ही नहीं पा रहा है तो सेल्स को खाना कहाँ मिल पा रहा है, ठीक है। जब खाना ही नहीं मिल पा रहा है तो ब्रेन को क्या सिग्नल जाएगा, सेल्स के पास खाना नहीं पहुंच रहा है, क्योंकि अरे उसको थोड़ी पता है कि हमारे बॉडी में ग्लूकोज तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इंसुलिन की कमी की वजह से वो जो हमारे सेल्स का खाना है, ग्लूकोज है, वो उसे मिल नहीं पा रहा है। तो बॉडी क्या ऊपर मैसेज करेगी, फिर सेल्स को खाना नहीं मिल रहा है तो पेशेंट बाहर से और खाएगा, ठीक है। उसके कहते हैं पॉलीफेजिया, उसके साथ पॉलीयूरिया और पॉलीडिप्सिया। भूख भी उतनी तेज़ से लगेगी क्योंकि ब्रेन सिग्नल दे रहा है कि सेल्स भूखे हैं, तो इंसान को ऐसा हुआ उसको ज़्यादा भूख लग रही है, जितना भूख लगेगी उतना खाएगा, उतना जाएगा। उसके बाद पॉलीयूरिया पॉलीडिप्सिया पॉलीफेजिया कंप्लीटेड। अदर सिम्टम्स क्या होंगे, वेट लॉस, फटीग एंड ब्लड विजन डिलेड, वुंड हीलिंग डिले हो जाती है, ठीक है। वुंड हीलिंग क्यों डिले होती है, क्योंकि बेसिकली आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जो डायबिटिक फुट हैं, ये मतलब मैजिस हॉस्पिटल में ड्यूटी करता हूँ, वहाँ पे तो ये बहुत कॉमन डिजीज़ है, हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, डायबिटिक फुट इतना भयानक होता है कि इट कैन लीड्स टू द एम्पुटेशन, ठीक है, पैर काटना पड़ जाता है, ठीक है। तो बेसिकली डायबिटीज़ में घाव जो वुंड्स होते हैं वो भरते क्यों नहीं हैं, हाँ, वो इसलिए नहीं भरते हैं क्योंकि हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उसकी इलास्टिसिटी, पहला नंबर, 2-3 रीजंस हैं। फर्स्ट रीज़न ये है कि जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं उनकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है, और जो इलास्टिसिटी कम होगी तो ब्लड में ग्लूकोज भरा हुआ है और जाके पेरिफेरीज में ग्लूकोज के क्रिस्टल्स इकट्ठा होने लगते हैं, दैट अफेक्ट वुंड हीलिंग। उसके बाद डायग्नोस्टिक टेस्ट, फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल, HbA1c, GOTT एंड यूरिन शुगर,
ये देखेंगे। फिर मेडिकल मैनेजमेंट में इंसुलिन कम था तो इंसुलिन थेरेपी देंगे। ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स देंगे, जो हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स जो हाइपर ग्लाइसेमिया है ना, सॉरी हाइपर ग्लाइसेमिया है, ग्लूकोज ज़्यादा हुआ है तो ग्लूकोज को कम करने के लिए देंगे। साथ ही साथ एक्सरसाइज करवाओ और डायबिटिक डाइट दो उसको। उसके बाद इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट वाइज होता है कि अगर किसी पेशेंट का कितना mg/dl है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग यूनिट्स कितना यूनिट्स पेशेंट को एडमिनिस्टर करना है वो डिसाइड करते हैं। ठीक है, उसके बाद साइड्स कौन कौन सा होता है, सबक्यूटेनियस दिया जाता है। यू कैन सी इन द कलर्स एब्डोमेन, शोल्डर, आर्म्स एंड थाइज, ये सारे एडमिनिस्ट्रेशन के साइट हैं। ठीक है, सबक्यूटेनियस रूट से देते हैं इंसुलिन एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू द सबक्यूटेनियस रूट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ हाइपोग्लाइसेमिया सिम्टम्स क्या है, स्वेटिंग, हंगर, एंजाइटी होगी। उसके बाद हार्ट पैल्पिटेशन होगा, इरिटेबिलिटी, नर्वसनेस एंड गिडीनेस। उसके बाद हाइपर कैल्शियमिया सिम्टम्स निमोनिक्स क्या है, पॉलीफेजिया एंड ड्राई स्किन, मैंने पहले ही बता दिया है। उसके बाद डायबिटिक डाइट प्लान क्या है, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके लिए स्पेशल डाइट बनाई जाती है, उसे डायबिटिक डाइट कहते हैं। तो उसमें क्या क्या आता है, हाई फाइबर डाइट आता है, कंट्रोल्ड कार्बोहाइड्रेट इंटेक, कार्बोहाइड्रेट के इंटेक को कंट्रोल करना है यानी कम लेना है, अवॉइड रिफाइंड शुगर, स्मॉल फ्रिक्वेंट मील लेंगे और एडिक्वेट वाटर इंटेक करेंगे। उसके बाद डायबिटिक फूड केयर इन डायबिटीज़, फूड इंस्पेक्ट डेली, एक्सरसाइज रेगुलरली, इंश्योर प्रॉपर फुटवेयर, ट्रिम नेल्स केयरफुली। ठीक है, अब डायबिटिक फूड बहुत कॉमन होता है, मैंने आपको बताया। तो फूड का केयर कैसे करेंगे, अगर नेल कट करें तो बहुत ही केयरफुली नेल कट करेंगे, कहीं नेल कटर से कट ना हो जाए। साथ ही साथ पैर को साफ रखेंगे। ठीक है, हाइजीन मेंटेन करके रखना है। और अगर कहीं बाहर जाते हैं तो हम लोग फुटवेयर स्लीपर्स का यूज़ करेंगे, जिसकी वजह से कहीं से चोट ना लगे हमें। उसके पास नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है, मॉनिटर ब्लड शुगर, इंसुलिन लगाना है, कॉम्प्लिकेशंस मॉनिटर करने, हेल्थ एजुकेशन देना है। कि आप लोग हेल्थ एजुकेशन में क्या देंगे कि जो सिम्टम्स है उसके रिलेटेड देंगे ना, कि डायबिटिक फूड का केयर करना है। अगर कोई पहले से चोट लगी है तो कैसे केयर करना है, और चोट नहीं लगी है तो भी आपको डायबिटीज़ है, आप ख्याल रखिएगा। ठीक है, क्योंकि अगर चोट लगा आपको तो हो सकता है वो वुंड हील ही ना हो जल्दी, इट कैन लीड्स टू द डायबिटिक फूड, जो कि अल्टीमेटली एट द लास्ट एम्पुटेशन कराना पड़ता है। ठीक है, क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन न्यूरोपैथी है, डिजीज, पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज, हार्ट डिजीज, रीनल एंड ओरल इन्फेक्शन, दीज ऑल आर द कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, हाइपोग्लाइसेमिया एंड डायबिटिक एसिडोसिस, हाइपरओस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट, दिस आर द कॉम्प्लिकेशंस, आप लोग पढ़ लीजिएगा। अभी हमारा नॉर्थ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, एंडोक्राइन सिस्टम के जो फ्रिक्वेंटली पूछे गए हैं हमारे नॉर्थ से, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, तो विच हार्मोन डिक्रीजेस ग्लूकोज, ब्लड ग्लूकोज लेवल, इंसुलिन का काम था ना हमारे बॉडी में ग्लूकोज को कम करने के लिए या सेल्स को देने के लिए, सेल्स में देंगे तभी तो ब्लड में कम होगा। ठीक है, उसके बाद अ पेशेंट विथ हाइपरथायरॉयडिज्म कॉमन हीट इंटॉलरेंस, सिमिलरली ऐसे क्वेश्चन से आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद वी आर कंप्लीटेड नॉर्थ सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। PVP 3 P's, पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया, पॉलीफेजिया, पॉलीयूरिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। सिमिलरली ऐसे मूंग फिश किस में आ रहे थे, हमारे कशिंग सिंड्रोम में आ रहे थे। उसके बाद चौबिक पॉजिटिव, चौबिक साइन हाइपोकैल्सीमिया में आ रहा था। सो अप टू हियर वी आर डन विथ आवर यूनिट नंबर, we have done with our unit number 8. We have done with our unit number 8 and we are going to start our next unit, that is unit 9. ठीक है, यूनिट 9 हम लोग शुरू करने जा रहे हैं।
है। तो शुरू करते हैं अपना यूनिट नंबर 9, जो कि क्या है, मैनेजमेंट ऑफ नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट विद डिसऑर्डर ऑफ इंटेगोमेट्री सिस्टम। ठीक है, इंटेगोमेट्री यानी स्किन से रिलेटेड जितने डिसऑर्डर्स होते हैं, ठीक है, स्किन से रिलेटेड जितने डिसऑर्डर्स होते हैं वो हम इस यूनिट में कवर करने वाले हैं, दैट इज यूनिट नंबर 9। यूनिट 9 में हमारे स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर्स जितने भी हैं उनको हम लोग एक ही साथ वन शॉट में कवर करेंगे। ठीक है, उसके कॉजेज़ क्या क्या होते हैं, ठीक है, उसके कॉजेज़ क्या क्या होंगे, साइन एंड सिम्टम्स, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, मैनेजमेंट, उसको मैनेज कैसे करेंगे, ये भी पढ़ेंगे हम लोग अपने इस लेक्चर में। तो स्किन से रिलेटेड जितनी भी बीमारी होती है, वो इन्फेक्शन हो, इन्फेस्टेशन हो, ठीक है, डर्मेटोसिस, डर्मेटाइटिस, एलोपेशिया, सभी हम लोग इस लेक्चर में कवर करने वाले हो। तो बिना किसी विलंब के हम लोग शुरू करते हैं अपना ये चैप्टर। ठीक है, इस चैप्टर का पहला पेज देखते हैं, रिव्यू ऑफ स्किन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, तो मैं इसमें ज़्यादा टाइम दूंगा नहीं क्योंकि हम लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है अपने एनाटॉमी में। ठीक है, तो हमने बस रिव्यू करना है एनाटॉमी का। लेयर्स को एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस, दीज आर द स्किन लेयर्स। एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस, दीज आर द लेयर्स ऑफ स्किन। उसके बाद हेयर्स, नेल्स, स्वेट ग्लैंड, सेबेसियस ग्लैंड, दीज आर द अपेंडेजेस। अपेंडेजेस मीन्स अदर पार्ट्स। ठीक है, ब्लड सप्लाई है, नर्व सप्लाई है, प्रोटेक्शन है। प्रोटेक्शन क्या, स्किन एक प्रोटेक्शन ही तो है, आउटर बैरियर हमारा फर्स्ट बैरियर, फिजिकल बैरियर माना जाता है स्किन। ठीक है, उसके बाद थर्मो रेगुलेशन, तो हमारे हेयर्स होते हैं इसमें, वेसल्स, चेंजेस एंड स्वेट्स, कूल और वार्म। ठीक है, तो हमारा थर्मो रेगुलेशन भी स्किन से होता है। ठीक है, थर्मो रेगुलेशन भी हमारे स्किन से होता है। उसके बाद स्वेट सेक्रेशन, पसीना निकलता है, सीबम निकलता है, और विटामिन डी सिंथेसिस, हमारे स्किन से जो सनलाइट होता है स्किन पे पड़ता है ना, यहाँ से हमारे विटामिन डी का सिंथेसिस होता है। ये हो गया हमारा नॉर्मल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में क्या था, एनाटॉमी में क्या था, हमारा लेयर्स ऑफ स्किन था। ठीक है, एपिडर्मिस, हाइपोडर्मिस, एंडर्मिस। ठीक है, ये हमारा लेयर्स ऑफ स्किन था। उसके बाद हम लोग पहले स्किन का फंक्शन क्या होता है, विटामिन डी सिंथेसिस होता है। ठीक है, थर्मो रेगुलेशन में काम कर रहा है। हाँ, थर्मो रेगुलेशन के साथ साथ ही क्या कर रहा है, हमारा प्रोटेक्शन भी कर रहा है। प्रोटेक्शन दैट इज फिजिकल बैरियर बोला जाता है अपने स्किन को। ठीक है, फिजिकल बैरियर होता है ये। उसके बाद क्या और फंक्शन क्या पड़ा था, इसमें नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई भी होती है। अपेंडेजेस मीन्स हेयर, नेल्स, स्वेट एंड सेबेसियस ग्लैंड्स के अपेंडेजेस अदर पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, नर्सिंग असेसमेंट ऑफ स्किन। ठीक है, अगर कोई पेशेंट है अगर कोई पेशेंट है उसको स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर हुआ है तो क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होंगे। ठीक है, क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स होंगे, कैसे हम लोग एसेस करेंगे कि पर्टिकुलर पर्सन किससे अफेक्टेड है, स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर से अफेक्टेड है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं पहले इंस्पेक्शन, पाल्पेशन। इंस्पेक्शन यानी आँख से देख के बताया है, कोई पेशेंट सामने खड़ा हुआ है उसको हम लोग बस देख रहे हैं क्या हुआ, इन्फेक्शन हुआ है, लीशंस हैं, कोई स्क्रैच आया हुआ है, कोई खुजली है, तो ये सब बाहर से दिख जाते हैं। ठीक है, तो इंस्पेक्ट हम लोग यही सब इंस्पेक्ट करेंगे। ऑब्जर्व कलर चेंजेस, इंटीग्रिटी, रैशेस, लीशंस एंड वेस्कुलर मार्किंग्स। ठीक है, तो आउटर अपीयरेंस बेसिकली जो हमारा इंस्पेक्शन है, इसमें आउटर अपीयरेंस देखा जाता है कि पेशेंट की स्किन बाहर से दिख कैसी रही है, कोई लीशन हुआ है, खुजली हुआ है तो बाहर से रेडनेस वगैरह दिख जाती है। पैल्पेट करके देखेंगे क्या, टेक्सचर स्मूथ है कि रफ है, टेम्परेचर वार्म है कि कूल है, मॉइस्चर ड्राई है कि ड्राई नहीं है। चेक टर्जिडिटी, टर्जिडिटी हमारे हाइड्रेशन स्टेटस को बताता है। ठीक है, टर्जिडिटी हमारे इनडायरेक्टली हाइड्रेशन स्टेटस को बताता है। उसके बाद हम हाइड्रेशन असेस करते हैं कि पेशेंट म्यूकस मेम्ब्रेन, टर्गर, लुक, एक्सेसिव ड्राइनेस और फ्लैकीनेस। ठीक है, मॉनिटर क्या करना है, म्यूकस मेम्ब्रेन को मॉनिटर करना है। क्या चेक करने के लिए, हमारा हाइड्रेशन चेक करने की, कोई इंसान है वो प्रॉपर तरीके से पानी पी रहा है कि नहीं। ठीक है, पानी पी रहा है कि नहीं वो। फिर एडेमा चेक करेंगे पेरिफेरीज में, फिर डॉक्यूमेंटेशन। उसके बाद पढ़ते हैं इन्फेक्शन एंड इन्फेस्टेशन। ठीक है, स्किन इन्फेक्शन एंड इन्फेस्टेशन ठीक है, पहला क्या पढ़ता है, स्किन इन्फेक्शन,
ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना रियल टॉपिक। स्किन रिलेटेड डिसऑर्डर्स में पहला था स्किन इन्फेक्शन या स्किन इन्फेस्टेशंस। तो इन्फेक्शन या इन्फेस्टेशन में डिफरेंस क्या होता है? ठीक है, इन्फेक्शन मीन्स अगर कोई स्किन पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आए, या वायरस हो गया, या बैक्टीरिया हो गया, या फंगस हो गया, ठीक है, या अदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, तो अगर वो आके अफेक्ट कर रहे हैं और मल्टीप्लाई करके हमें अफेक्ट कर रहे हैं, आया बैक्टीरिया हमारे बॉडी को अफेक्ट किया, अपना मल्टीप्लिकेशन करके नंबर बढ़ाया और साइन सिम्टम्स हमें शो होने लगे, दिखने लगे, तो उसे क्या बोलेंगे? उसे इन्फेक्शन बोलेंगे, जो कि किसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से हो रहा है किसी पर्सन को। ठीक है, अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से कोई इन्फेक्शन हो रहा है किसी पर्सन को, तो उसे इन्फेक्शन बोला गया है। और ऑन द सेम प्लेस इन्फेस्टेशन क्या है? इन्फेस्टेशन मतलब कोई पैरासाइट लॉन्ग समय तक हमारे ऊपर बैठ के अपना न्यूट्रिशन लेते जा रहा है। पैरासाइट यहाँ पे आता है, पैरासाइट, और यहाँ पे आता है अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया, वायरसेस एंड अदर्स। ठीक है, कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया, फंगी एंड वायरसेस। एग्जांपल्स इम्पैटिगो, सेलुलाइटिस एंड रिंगवॉर्म। आगे पढ़ेंगे हम लोग। इन्फेस्टेशन मतलब कोई, उसके बाद पढ़ रहे हैं हम लोग बैक्टीरियल इन्फेक्शन, इम्पैटिगो। ठीक है, इम्पैटिगो पहला हमारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। ठीक है, contagious superficial bacterial skin infection commonly caused by the staphylococcus aureus। ये ऐसा डिजीज़ है, इम्पैटिगो एक ऐसा डिजीज़ है जो कि हमारे आउटर स्किन सुपरफिशियल लेयर को अफेक्ट करता है, और वो किस बैक्टीरिया की वजह से होता है? स्टेफाइलोकोकस ऑरेंस की वजह से होता है। और इसके कॉजेज़ क्या होंगे? कोई इंसेक्ट बाइट है, कोई इंसेक्ट बाइट हुआ, कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है, इंसेक्ट बाइट हुआ, कोई इंसेक्ट बाइट किया, उसके थ्रू हमारा जो स्टेफाइलोकोकस ऑरेंस है वो बॉडी में एंटर हो गया। ठीक है, उसके थ्रू जो हमारा स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया है वो बॉडी में एंटर हुआ, बॉडी में एंटर होने के बाद अपना मल्टीप्लिकेशन बढ़ाया और साइन एंड सिम्टम शो कर रहे हैं। रिड्यूस्ड हाइजीन, अनहाइजीनिक रहेगा तभी तो बैक्टीरिया आसपास में ग्रो करेंगे उसके। ट्रॉमा हुआ, यंग चिल्ड्रन। ट्रॉमा मीन्स अगर कोई डायरेक्ट कट गया यहाँ पे, तो बैक्टीरिया को तो फ्री एक्सेस मिल गया ना अंदर जाने का, हमारा फिजिकल बैरियर ही टूट गया है कि ठीक है, फिजिकल बैरियर टूटा है तो प्रोटेक्शन खत्म, प्रोटेक्शन खत्म तो बैक्टीरिया इजीली बॉडी में आ जाएगा। उसके बाद कॉजेज़ क्या होंगे? स्टेफाइलोकोकस ऑरेंस या स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस, दीज टू आर द बैक्टीरियाज विच कैन कॉज इम्पैटिगो स्किन इन्फेक्शन। ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी क्या होगा? बैक्टीरियल एंट्री, बैक्टीरिया एंटर हुआ, बैक्टीरियल मल्टीप्लिकेशन किया, फिर इन्फ्लेमेशन एंड पस फॉर्मेशन हुआ, हनी कलर्ड क्रस्ट एंड स्प्रेड बाई कॉन्टैक्ट। बैक्टीरिया हमारे बॉडी के अंदर आया बाय एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, दैट कट हो गया, कोई डायबिटिक पर्सन थे, ट्रॉमा डायरेक्ट इंजरी हो गई, तो बैक्टीरिया अंदर आया, मल्टीप्लिकेशन बढ़ाया, पस फॉर्म मीडिएटर्स आएंगे ही आएंगे, वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होगा, बैक्टीरिया को किल करने के लिए हमारा WBC जो होता है, मैक्रोफेजेस आएंगे। ठीक है, उनको किल करने के लिए पस फॉर्मेशन होगा और हनी कलर्ड क्रस्ट बनेगा, और जिसके थ्रू वो आगे इन्फेक्ट यानी दूसरों को इन्फेक्ट करेगा। ठीक है, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या क्या होता है? लीजन्स होंगे जो कि कंटेजियस लीजन दिखेंगे, रेडनेस, अनसर्टेन, अल्सरेशन होगा, स्टिकी डिस्चार्ज होगा, थिक हनी क्रस्ट। ठीक है, एक कॉन्टेजियस फ्लूइड टाइप का होता है, एक्सुडेट्स बोल सकते हैं। ठीक है, तो लीशन होगा, रेड सोर, अल्सरेशन, स्टिकी एंड थिक हनी क्रस्ट आएगा। डायग्नोस्टिक एवोल्यूशन, स्किन स्वैप कल्चर। स्किन स्वैप कल्चर मीन्स जो हमारा जहाँ पे इम्पैटिगो हुआ है वहाँ पे पस डिस्चार्ज हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हुआ है, तो वहाँ से कोई स्मीयर या कोई फ्लूइड को कलेक्ट करेंगे और उसको जाके एग्जामिन करेंगे अंडर द माइक्रोस्कोप, ताकि हमें बैक्टीरिया का मॉर्फोलॉजी पता लग सके और उसका अच्छे से हम लोग ट्रीटमेंट कर सकें। ठीक है, तो बैक्टीरिया का ट्रीटमेंट करने के लिए हमें ये जानना होता है कि वो बैक्टीरिया का नेचर क्या है। ठीक है, और बैक्टीरिया का मॉर्फोलॉजी, यह नेचर कैसे जानेंगे? विद द हेल्प ऑफ स्वैप कल्चर। ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन, ऊपर से हेड टू टू इंस्पेक्ट करेंगे, इंस्पेक्शन पल्पेशन, यही सब होगा फिजिकल एग्जामिनेशन में। फिर ट्रॉपिकल एंटीबायोटिक देंगे, क्योंकि बैक्टीरिया है तो एंटीबायोटिक देंगे ही देंगे, और ओरल एंटीबायोटिक जो मुंह के रास्ते खाएंगे और जाके सिस्टम में इफेक्ट दिखाएगा इन ब्लड, जाके बैक्टीरिया को किल करेगा। उसके बाद नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या बोलेंगे? किसी को इम्पैटिगो हुआ है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, पहले हाइजीन रखो भाई। ठीक है, अगर कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो उस पेशेंट को पहले क्या कहना है? तुम हाइजीन मेंटेन करो, एंटीबायोटिक्स टाइम से लो। ठीक है, दूर रहो किसी से, वो कंटेजियस है ना, एक से दूसरे में फैल सकता है, तो प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करो और थोड़ा डिस्टेंस बना के रहो ताकि दूसरे के पास ना जाए, और खुजली उजली मत करो। फिर फंगल इन्फेक्शन, टीनिया,
तो फंगल इन्फेक्शन अफेक्टिंग स्किन, हेयर एंड नेल्स। फंगस एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है जो हमें अफेक्ट करता है, और फंगस से अफेक्ट होने की वजह से कौन सी बीमारी होती है, टीनिया। दैट इज फंगल इन्फेक्शन अफेक्टिंग स्किन, हेयर एंड नेल्स। स्किन, हेयर, नेल्स को अफेक्ट करता है। और इसका रिस्क फैक्टर्स क्या क्या है, स्वेटिंग, वेट क्लॉथ रहेंगे। तो फंगस को मॉइस्ट एनवायरनमेंट चाहिए, ठीक है, मॉइस्ट एनवायरनमेंट चाहिए ग्रो होने के लिए। तो वेट क्लॉथ्स अगर तुम पर्सिस्टेंटली पहन रहे हो तो वहाँ चांसेस होते हैं फैक्टर फंगस को ग्रो करने के लिए मॉइस्ट बेस ज़्यादा चांस होता है, ठीक है। फिर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, मॉइस्चर ज़्यादा है, तो एनिमल्स इन्फेक्टेड, कोई एनिमल्स है उसके थ्रू आ सकता है बैक्टीरिया, फंगस। टाइट क्लॉथ पहन रहे हो, पसीना होगा, तो पसीना अल्टीमेटली क्लॉथ में आएगा और वेट एटमोसफेयर अगेन। नाउ पैथोफिजियोलॉजी फ्लोचार्ट देखते हैं। फंगस एक्सपोजर ग्रोथ इन केराटिन टिश्यूज़ कहाँ पे हो रहा था, स्किन, हेयर एंड नेल्स। केराटिन प्रोटीन होता है ना नेल्स में, हेयर्स में, तो वहाँ पे ग्रोथ हुआ, इन्फ्लेमेशन हुआ और रिंग शेप्ड लीशंस दिखे हमें। यू कैन सी फंगस ग्रोथ में जो हमारे लीशंस होंगे वो रिंग शेप में होंगे फंगस ग्रोथ में, ठीक है। और इसके साइनल सिम्टम्स क्या है, ईचिंग होगा, सर्कुलर लीशंस होंगे, स्केलिंग, ठीक है, स्केलिंग भी होगा, फ्लैंकी और स्केलिंग ऑन द अफेक्टेड एरिया, जो जहाँ पे फंगस अफेक्ट किया रहेगा वहाँ स्किन पील आउट होने लगेगा, ठीक है, स्केलिंग होगा वहाँ पे। और ईचिंग के साथ साथ सर्कुलेशंस बनेंगे और रेडनेस, ठीक है, रेडनेस होगा, ईचिंग होगा, सर्कुलेशंस बनेंगे, स्केलिंग होगा। डायग्नोस्टिक टेस्ट अगेन KOH टेस्ट, ठीक है, KOH टेस्ट डिटेक्ट फंगल एलिमेंट्स इन स्किन, ठीक है। अगर कोई KOH टेस्ट हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, तो उसे हम लोग माइक्रोस्कोप में फंगस को ईजिली देख सकते हैं, क्योंकि जो फंगस होते हैं अगर हम लोग माइक्रोस्कोप में KOH के साथ मिक्स करके देखते हैं तो अदर सेल्स जो होते हैं वो उतने विजिबल नहीं होते हैं कंपेयर टू फंगस। तो इजीली एग्जामिन करने के लिए KOH टेस्ट कराया जाता है। वुड्स टेस्ट हो गया, UV लाइट्स का हेल्प लेके फंगल इन्फेक्शन को पता लगाना, या स्किन स्क्रैपिंग मीन्स कलेक्टिंग स्किन सैंपल टू डिटेक्ट फंगस। स्किन सैंपल को ले जाएंगे और उसको लैब में टेस्ट करेंगे टू फाइंड आउट फंगस। एंटी फंगल क्रीम मैनेजमेंट होगा और ड्राई रखना, क्योंकि मॉइस्चर ज़्यादा रिस्क फैक्टर है उसको फंगस को ग्रो करने के लिए, इसलिए ड्राई रखेंगे। उसके बाद पर्सनल हाइजीन मेंटेन रखना है। फिर आता है स्कैबीज, कॉन्टेजियस इन्फेस्टेशन कॉज्ड बाय द सार्कोप्टिस स्कैबीज माइट, ठीक है, इट इज़ अ कॉन्टेजियस इन्फेस्टेशन ऑफ द स्किन कॉज्ड बाय द, अगेन भाई माइट की वजह से होता है, ठीक है, माइट इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, वो स्किन में जाके पेनिट्रेट किया, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होगा, सीवियर रीचिंग एंड सेकेंडरी इन्फेक्शन, उसकी वजह से कोई अदर इन्फेक्शन हो सकता है। उसके बाद कॉजेज या रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होंगे, क्लोज कॉन्टैक्ट, रिड्यूस्ड हाइजीन कम रखोगे, कोई भी बैक्टीरिया हुआ, कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हुआ, बॉडी को वो कब अफेक्ट करते हैं, जब इंसान गंदी तरीके से रहता है, यानी बैक्टीरिया कहाँ से, गंदी जगहों से तो आते हैं ना, जो पर्सनल हाइजीन मेंटेन ही नहीं रखेगा तो ऑब्वियस ही बात है ज़्यादा चांसेस होंगे उसको अफेक्ट होने के लिए किसी भी बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। ओवर क्रॉलिंग, वीक इम्यूनिटी एंड डर्मेटोरीज। उसके बाद पैथोफिजियोलॉजी हो गया, ठीक है। उसके बाद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस देखते हैं, व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स, व्हाट आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, जो कि स्कैबीज होता है तो दिखेगा, ठीक है। पहला ईचिंग, बहुत ही भयानक खुजली होगी, इंटेंस ईचिंग, क्रैक्स भी आ सकते हैं, यू कैन सी स्किन में क्रैक्स आ जाते हैं, इतना भयानक खुजली होता है, और इस बैक्टीरिया की वजह से स्किन में ये क्रैक्स आ जाते हैं, जैसे लग रहा है फट रहा है, ठीक है। क्रस्टिंग होगा। उसके बाद हैंड एंड रिस्ट लीजन्स, बेसिकली हैंड और रिस्ट रीजन में जो लीजन्स होंगे वो ज़्यादा अफेक्ट करेंगे। उसके बाद देखते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस में अगेन स्किन स्क्रैपिंग करेंगे, ले जाके लैब में टेस्ट करेंगे। फिर माइट्स, किस टाइप का माइट है वो आइडेंटिफाई करेंगे ताकि हम लोग ट्रीटमेंट ईजिली और इफेक्टिव तरीके से चला सकें। उसके बाद आता है मैनेजमेंट, ठीक है। मैनेजमेंट क्या है, प्रीमेथ्रिन लोशन, एक लोशन होता है टॉपिकल लोशन। फिर ट्रीट फैमिली मेम्बर्स, वॉश क्लोथ्स इन हॉट वाटर। हॉट वाटर में क्यों, क्योंकि हो सकता है अगर कोई क्लोथ्स में आ जाए वो माइट्स तो वो इनएक्टिव हो जाए, मर जाए। नर्सिंग में लोशन, फैमिली मेम्बर वॉश क्लोथ्स, हाइजीन मेंटेन करने के लिए इनकरेज करना है। उसके बाद आता है डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस
इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्किन ड्यू टू इरिटेंट और एलर्जेंस। एलर्जेंस या इरिटेंट की वजह से जो स्किन में इन्फ्लेमेशन होता है उसे डर्मेटाइटिस कहते हैं, ठीक है, उसको डर्मेटाइटिस कहते हैं। ये 3 टाइप्स का होता है, कॉन्टैक्ट, सीवोरिक एंड एटॉपिक। इसके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? कोई केमिकल हुआ, केमिकल से इंसान एक्सपोज हो गया तब इन्फ्लेमेशन हो सकता है, ठीक है, और बार बार एक्सपोजर हो रहा है उस केमिकल से। फिर इम्यूनिटी कम हुई, इन्फेक्शन, टेम्परेचर, एलर्जेंस, टॉक्सिक एजेंट एंड एक्सेसिव ड्राइनेस, दिस ऑल आर द रिस्क फैक्टर जिसकी वजह से डर्मेटोसिस हो सकता है, ठीक है। इन्फेक्शन की वजह से कोई बैक्टीरिया आके इन्फेक्ट किया, उस केस में हो सकता है। उसके बाद क्या है? टेम्परेचर एक्सट्रीम, ज़्यादा टेम्परेचर हो गया, या कोई एलर्जेंस। मोस्ट बेसिक कॉज क्या है इसका? एलर्जेंस है, ठीक है, एलर्जेंस। उसके बाद पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं। एलर्जन से एक्सपोज हुए, इम्यून रिस्पॉन्स आया, हिस्टामिन रिलीज हुआ जो कि एक क्या है? हिस्टामिन हमारा मीडिएटर है जो कि इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकता है, कर सकता क्या है? ये इन्फ्लेमेशन, पेन एंड इन्फ्लेमेशन कॉज कर सकता है। फिर इन्फ्लेमेशन हुआ, रेडनेस एंड ईचिंग हुआ, ठीक है। उसके बाद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या कहेंगे, ठीक है, रेडनेस, एडिमा, क्योंकि खुजली हो रही है वहाँ पे, लीशंस हो रहे हैं तो रेडनेस आएगा ही आएगा, एडिमा आएगा, और ड्राई स्किन, ईचिंग, थिकनिंग एंड क्रस्टिंग, हीट सेंसेशन। डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या होंगे? पैच टेस्ट, एलर्जी टेस्ट करेंगे, फिर स्किन का तौर एग्जामिनेशन करेंगे सक करके, ठीक है। उसके बाद पढ़ते हैं मैनेजमेंट। कॉर्टिकोस्टेरॉइड, इन्फ्लेमेशन हो रहा था ना, किसकी वजह से? हिस्टामिन की वजह से इन्फ्लेमेशन हो रहा, तो रिड्यूस करेगा इन्फ्लेमेशन को, रिड्यूस इन्फ्लेमेशन। फिर एंटी हिस्टामिन देंगे, फिर इन्फ्लेमेशन या पेन को कम करेगा। मॉइस्चराइज़र देंगे, ड्राई है स्किन उसके लिए। नर्सिंग क्या, हम लोग क्या बताएंगे पेशेंट को? एलर्जेंस है, जिस पर्टिकुलर चीज़ की वजह से एलर्जी हुआ है उससे अवॉइड करो। फिर स्किन हाइड्रेशन रखो, प्रिवेंट स्कैचिंग रखो, या पेशेंट को एजुकेट करो। उसके बाद डर्मेटोसिस, ठीक है, इन्फेक्शन डर्मेटोसिस और नॉन इन्फेक्शियस डर्मेटोसिस होता है। इन्फेक्शियस है तो किसकी वजह से इन्फेक्शन होगा? या तो बैक्टीरिया होगा, या तो वायरल होगा, या तो फंगस होगा, ठीक है ये। और अगर नॉन इन्फेक्शियस है, सोरियासिस है, एक्ने आ गए, विटिलिग हो गया, या एक्जिमा हो गया। पहले एक्ने वल्गैरिस डेफिनेशन, इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर ऑफ सेबेसियस ग्लैंड एंड हेयर फॉलिकल्स, जो अनप्लग्ड हेयर फॉलिकल की वजह से हमारा एक्ने वल्गैरिस होता है, ठीक है। अनप्लग्ड हेयर फॉलिकल की वजह से हमारा एक्ने वल्गैरिस होता है। जो इन्फ्लेमेशन ऑफ सेबेसियस ग्लैंड का इन्फ्लेमेशन होता है, कॉज क्या क्या है? हार्मोनल चेंजेस, इंक्रीज्ड सीबम, बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड जेनेटिक्स। तो कॉजेस क्या है? या तो हार्मोनल चेंज हो, या तो हार्मोनल चेंज हो उस इंसान में जिसकी वजह से हमारा एक्ने आएगा, ठीक है। क्योंकि बेसिकली ये देखा गया है कि जो एडल्ट्स पास करते हैं, बेसिकली जो जितने बच्चे होते हैं, जैसे अपने एडल्ट्स के एज में जाते हैं, उनके फेस पे, सभी के नहीं, कुछ लोगों के फेस पे क्या होता है? एक्ने होने लगते हैं, ठीक है, वो क्योंकि हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी। और सीबम प्रोडक्शन ज़्यादा है तो वो जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं स्किन में, अलग हेयर फॉलिकल्स से सीबम प्रोडक्शन ज़्यादा हो तो ये ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से एक्ने हो सकता है। फिर अगर कोई बैक्टीरियल है या कोई पहले से जेनेटिक हेल्थ प्रीडिस्पोजिशन है तो। उसके बाद क्या पढ़ते हैं? पैथोफिजियोलॉजी, हार्मोनल स्टिमुलेशन हुआ, सीबम बढ़ा, ब्लॉकेज आया, बैक्टीरिया ग्रोथ हुआ, इन्फ्लेमेशन हुआ, साथ ही साथ एट द लास्ट पिंपल वगैरह हुआ। फिर पैप्यूल्स, जिस लीशंस होंगे पैप्यूल्स। उसके बाद इन्फ्लेमेशन होगा, मल्टीपल ब्लैक हेड्स आएंगे, पॉस्ट्यूल्स, लीजन ऑन फेस एंड एक्सेसिव ऑयलीनेस ज़्यादा होगा, ज़्यादा फेस ऑयलीनेस हो जाएगा, ठीक है। लीजन्स होंगे, रेडनेस होगा, ठीक है। उसके बाद इन्फ्लेमेशन होगा। डायग्नोस्टिक पर्पस में क्लिनिकल एग्जामिनेशन और हार्मोनल स्टडीज़ करेंगे। मैनेजमेंट में टॉपिकल्स देंगे, रेटिनॉइड्स, एंटीबायोटिक्स, रेटिनॉइड्स एंड बेंजोइल पेरोक्साइड, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एलर्जीज, यूट्रिकेरिया डेफिनेशन क्या है? हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कॉजिंग व्हील्स एंड ईचिंग, ठीक है। ये जो हमारा यूट्रिकेरिया होता है, ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की वजह से अगर हमें व्हील्स या ईचिंग हो रहे हैं तो उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं एलर्जीज,
ठीक है, एलर्जी क्यों हो रहा है। रिस्क फैक्टर्स क्या है, कोई एलर्जेंस के कॉन्टैक्ट में आ गया या लैटेक्स, ठीक है, लैटेक्स के कॉन्टैक्ट में आ गया, लॉन्ग टर्म कोई ड्रग यूज़ कर रहे हैं उसके वजह से भी हो सकता है हमें एलर्जी हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है सिर्फ एलर्जन की वजह से एलर्जी हो, अगर कोई प्रोलॉन्ग टाइम तक ड्रग यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में भी एलर्जी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद इन्वायरमेंटल ट्रिगर, रेस्पिरेटरी एलर्जी, जेनेटिक एंड यंग एज। यंग एज क्यों, क्योंकि अगर कोई पेशेंट अपने एज ऑफ एडोलेसेंस में पास कर रहा है तो उस केस में भी एग्निस होते हैं। ठीक है, एलर्जी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। उसके बाद पैथोफिजियोलॉजी, पैथोफिजियोलॉजी फ्लोचार्ट देखते हैं, एलर्जन। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी में हम लोग कैसे देखेंगे, पहले तो जो एलर्जेंस आया बॉडी में एक्सपोज्ड हुआ, ठीक है, बॉडी में एक्सपोज्ड हुआ जिसकी वजह से आईजीई मीडिएटेड रिएक्शन हुआ। आईजीई ऐसी एंटीबॉडीज होती है, क्या होती हैं, एंटीबॉडीज। ठीक है, ये ऐसी एंटीबॉडीज होती हैं जो कि एलर्जी, जब किसी कोई अपनी बॉडी जो होती है किसी एलर्जेंस के कांटेक्ट में आती है उस केस में हमारा आईजीई जो एंटीबॉडीज होती हैं वो रिलीज होती हैं। ठीक है, हिस्टामिन रिलीज होगा। ठीक है, आईजीई जो मीडिएटेड रिस्पॉन्स होगा वो हिस्टामिन क्या है, ये जो एक मीडिएटर्स होते हैं जो कि क्या रिलीज करते हैं, इन्फ्लेमेशन कॉज करता है, वैसोडाइलेशन एंड एक्जिमा एंड व्हील फॉर्मेशन। उसके बाद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, ईचिंग, व्हील्स होंगे, रेडनेस एंड स्वेलिंग, नॉर्मल है फिजियो। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, डायग्नोस्टिक, एलर्जी टेस्टिंग करेंगे तो किस चीज़ से एलर्जी टेस्ट। ठीक है, आईजीई टेस्ट करेंगे, लेवल कितना है आईजीई का, क्योंकि अगर एलर्जी हुआ है तो आईजीई का लेवल बढ़ा हुआ होगा। ठीक है, मैनेजमेंट, एंटी हिस्टामिन देंगे, हिस्टामिन रिलीज होता है, एंटी हिस्टामिन देखेंगे, और एलर्जेंस जिसकी वजह से एलर्जी हो रहा था वो अवॉइड करेंगे। साथ ही साथ इमरजेंसी इपिनेफ्रिन सीवियर, जो हमारा आईजीई मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स था, ठीक है, जो हमारा रिएक्शन हो रहा था, अगर वो ज़्यादा सीवियर है तो उस केस में हम लोग इपिनेफ्रिन देंगे। ठीक है, नर्सिंग मैनेजमेंट में सिम्टम्स असेस करना है, वाइटल साइंस लेने हैं, मेडिकेशन एडमिनिस्टर करना है, हेल्थ एजुकेशन देना है, साथ ही साथ और एजुकेट करना है, हेल्थ एजुकेशन देना है और असिस्ट करना है पेशेंट को। उसके बाद एक्जिमा पढ़ते हैं, व्हाट इज एक्जिमा। एक्जिमा इज अ ट्रॉपिकल डर्मेटाइटिस। ठीक है, टॉपिक डर्मेटाइटिस को एक्जिमा कहते हैं। ठीक है, इसमें क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ स्किन, ठीक है, क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी स्किन डिजीज एसोसिएटेड विथ एलर्जी। ये भी एलर्जी से रिलेटेड होता है, एलर्जी की वजह से होता है। पहले से कोई एलर्जी हिस्ट्री है, टेम्परेचर चेंज है या इम्यून कमज़ोर है, कॉम्प्रोमाइज्ड इम्यून है, तो एलर्जी जैसे बॉडी में आएगा वो अपना बॉडी रिस्पॉन्स शो करेगा। उसके बाद ज़्यादा पॉल्यूशन है या इरिटेंट्स हैं और चाइल्डहुड ऑनसेट, ठीक है, बच्चों में ज़्यादा होता है। पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं, जेनेटिक प्रिडिस्पोजिशन, ठीक है, जेनेटिक या किसी भी एटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से एलर्जी ही आया, उसने क्या किया, स्किन बैरियर को डिफेक्ट किया, जो हमारा स्किन फिजिकल बैरियर है इसको डैमेज किया। एक बार स्किन का फिजिकल बैरियर डैमेज हुआ तो एलर्जेंस हमारे बॉडी में एक्सपोज हो गए, इम्यून एक्टिवेशन हुआ और इन्फ्लेमेशन एंड इचिंग स्टार्ट हो गई। ठीक है, उसके बाद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होगा एक्जिमा का, इंटेंस खुजली होगा, स्किन थिक हो जाएगा, क्रस्टिंग एंड हाइपर पिगमेंटेशन। ठीक है, हाइपर पिगमेंटेशन होगा, इन्फ्लेमेशन एंड नाइट इचिंग, ड्राई स्किन, दिस ऑल ऑफ द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस ऑफ एक्जिमा। उसके बाद क्या पढ़ते हैं, मैनेजमेंट पढ़ते हैं। ठीक है, इमोलिएंट, स्टेरॉयड क्रीम्स, उसके बाद अवॉइड ट्रिगर्स एंड नील केयर बढ़िया से करेंगे। ठीक है, नर्सिंग मैनेजमेंट में वही सेम, हेल्थ एजुकेशन, मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन सही से करना है। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं पिमेफिगस। ये क्या होता है, ये ऑटोइम्यून ब्लिस्टरिंग डिसऑर्डर है जिसमें स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन अफेक्ट होते हैं। ठीक है, ये क्या है, ऑटो इम्यून ब्लिस्टरिंग डिसऑर्डर जिसमें म्यूकस मेम्ब्रेन या हमारे स्किन अफेक्ट होते हैं। ठीक है, तो रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं, अगर ये ऑटोइम्यून है तो इम्यून डिजीज का पहले से कोई पेशेंट है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट है तो उसको होने के चांसेस अधिक हैं। ठीक है, उसके बाद अगर कोई अननोन ट्रिगर है या टॉक्सिक ड्रग, ओल्ड एज में तो ऐसी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है तो उस केस में भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है, ऑटो एंटीबॉडी फॉर्मेशन,
क्योंकि ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है तो उसके लिए ऑटो एंटीबॉडीज़ बनेंगी। ऑटो इम्यून एंटीबॉडीज़ ऐसी एंटीबॉडीज़ होती हैं जो हमारे खुद की बॉडी सेल्स को मारने लगती हैं, ठीक है। उनका फॉर्मेशन हुआ है उन एंटीबॉडीज़ का, और स्किन सेल्स का डिस्ट्रक्शन हुआ और ब्लिस्टर फॉर्म हुआ, ठीक है। और स्किन को वो इरोड किया, फ्लूइड लॉस एंड इन्फेक्शन रिस्क, ठीक है। बुले फॉर्मेशन, स्किन लूज स्किन, इन्फेक्शन रिस्क, स्किन इरोजन, टेंडरनेस, इजीली अनप्रोटेक्टेड ब्लिस्टर्स, रॉ एरियाज, दीज ऑल आर द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। तो अगर ये स्किन को अफेक्ट कर रहा है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, तो हम स्किन बायोप्सी करेंगे तो फिगर आउट कैंसर तो नहीं हो रहा है। उसके बाद निकोल्स्की साइन पॉजिटिव आएगा। निकोल्स्की साइन क्या होता है? जेंटल लैटरल प्रेशर ऑन नॉर्मल अपीयरिंग स्किन कॉजेस एपिडर्मिस टू शीयर ऑफ, इंडिकेटिंग लॉस ऑफ सेल टू सेल एडहेरेंस, ठीक है। नॉर्मल हम लोग ऐसे लेटरली स्किन को ऊपर से स्क्रैच करते हैं, जिसमें क्या होता है, क्या अगर सेल टू सेल एडहेरेंस को चेक करने के लिए क्या होता है, एपिडर्मिस शीयर ऑफ हो जाता है नॉर्मल ऐसे लेटरल प्रेशर लगाने से। उसके बाद मैनेजमेंट कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे, इम्यूनोसप्रेशन देंगे, फ्लूइड बैलेंस हाइड्रेशन मेंटेन करने के लिए देंगे, और इन्फेक्शन प्रिवेंशन करेंगे, ठीक है। तो दीज ऑल आर द मेडिकल मैनेजमेंट। उसके बाद नर्सिंग मैनेजमेंट क्या होगा, वही पेशेंट को समझाइए कि अच्छे से मेडिकेशन ले, हाइजीन मेंटेन रखिए, हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड कराइए, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन में हेल्प करना है, ठीक है। दीज ऑल आर द नर्सिंग मैनेजमेंट। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं सोरियासिस, ठीक है। Psoriasis is a chronic autoimmune skin disease. It is also an autoimmune skin disease characterized by the rapid skin cell proliferation. ठीक है, proliferation you can see in the diagram. Skins का जो skin cells का proliferation होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। increased cells proliferation बढ़ जाता है। इसमें स्ट्रेस की वजह से, ट्रॉमा की वजह से कोई रिकरेंट इन्फेक्शन हो रहा है, या आसपास का एनवायरमेंट ही ऐसा है जिसकी वजह से इन्फेक्शन कॉज होगा, स्मोकिंग एंड सिस्टमिक डिजीज। उसके बाद पैथोफिजियोलॉजी क्या है, सोरियासिस क्या था, हमारा अनकंट्रोल्ड ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है जिसमें स्किन का प्रोलिफरेशन जो होता है वो बढ़ जाता है, ठीक है। स्किन प्रोलिफरेशन बढ़ जाता है, ट्रॉमा, स्ट्रेस, रिकरेंट इन्फेक्शन और आसपास का वातावरण कैसा है, स्मोकिंग एंड सिस्टमिक डिजीज के कॉज हो सकते हैं, रिस्क फैक्टर्स। और इम्यून सिस्टम एक्टिवेशन, ठीक है। रैपिड एपिडर्मल टर्नओवर से क्या होगा, एक्सेसिव स्किन एक्यूमुलेशन एंड प्लेग फॉर्मेशन हो जाएगा स्किन पे, स्केलिंग या इन्फ्लेमेशन स्टार्ट। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होगा, प्लेग्स फॉर्मेशन, यू कैन सी इन दैट डायग्राम, ये प्लेग्स फॉर्मेशन हो जाएंगे स्किन पे, और लीशंस होंगे, जो एकदम रेड कलर के लीशंस होते हैं वो फॉर्म होंगे, और ऑर्थोपेडिक साइंस, क्विक स्किन टर्नओवर, अंडरलाइन इन्फ्लेमेशन एंड एक्सेसिव स्केल्स, ठीक है। स्केलिंग जो होगी वो बहुत एक्सेस अमाउंट में होगी क्योंकि ऑटोमेटिक डिसऑर्डर, रेडनेस होगा, साथ ही साथ प्लेग्स फॉर्मेशन, लीजन होंगे, और डायग्नोस्टिकेशन में क्या क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे और स्किन बायोप्सी करेंगे। स्किन बायोप्सी क्यों कर रहे हैं, अनकंट्रोल ग्रोथ हो रहा है, यहाँ पे अनकंट्रोल ग्रोथ हो रहा है, तो कहीं ये अनकंट्रोल ग्रोथ जो हो रहा है वो कैंसर का रूप ना ले ले, ये पता करने के लिए हम लोग स्किन बायोप्सी करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिजिकल एग्जामिनेशन से हेड टू टो असेसमेंट करेंगे, हेड टू टो असेसमेंट, इंस्पेक्शन, पैल्पेशन वगैरह। फिर क्या देंगे, स्टेरॉइड्स देंगे, विटामिन डी एन एनालॉग्स। विटामिन डी एनालॉग्स क्या होते हैं, ये स्किन की इंटीग्रिटी में हेल्प करते हैं, मेंटेन रखते हैं विटामिन डी। तो विटामिन डी के जो एनालॉग्स, जो विटामिन डी जैसे ड्रग्स होते हैं उनको एडमिनिस्टर करेंगे और फोटोथेरेपी करेंगे। सर नर्सिंग मैनेजमेंट में हाइड्रेशन मेंटेन रखना है, स्ट्रेस कम लो और इंजरी को प्रिवेंट करो, ये नर्सिंग मैनेजमेंट हो गया। मैलिग्नेंट मेलिनोमा मीन्स अ कैंसर अराइजिंग अ ट्यूमर और अ बिनाइन ट्यूमर या कैंसरस ग्रोथ अराइजेस फ्रॉम द मेलानोसाइट सेल्स। मेलानोसाइट ये मेलानिन सेक्रेट करते हैं, मेलानिन क्या करता है, हमारा मेलानिन जो होता है वो पिगमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर मेलानिन ज़्यादा है तो इंसान उतना कम फेयर होगा, अगर मेलानिन कम है तो इंसान बहुत ज़्यादा गोरा दिखेगा, वरना काला दिखेगा अगर ज़्यादा है तो, ठीक है। हाई मेटास्टैटिक पोटेंशियल, अगर ये जो मैलिग्नेंट मेलिनोमा है ये बिनाइन नहीं है, ये मैलिग्नेंट हो चुका है, घातक हो चुका है, अपने ब्लड स्ट्रीम में एंटर होने का टेंडेंसी ज़्यादा रहता है। फिर सन एक्सपोजर, यूवी रेडिएशन, फिर नर्व्स हिस्ट्री, नेवर्स हिस्ट्री, बर्न, अनप्रोटेक्टेड स्किन, रेस फेयर स्किन एंड
नंबर ऑफ मोल्स, दीज ऑल आर द रिस्क फैक्टर्स ऑफ कैंसर। ठीक है, और कॉजेज़ क्या होंगे? कैंसर का कॉज जो उसको ट्रीट करेगा वही उसका कॉज हो सकता है। लाइक कोई कीमोथेरेपी चल रही है, कोई रेडिएशन हो गया, कोई जेनेटिक कंडीशन की वजह से भी कैंसर होता है। ठीक है, एक्सेसिव कोई ड्रग लिया जा रहा है उसकी वजह से हो सकता है। पैथोफिजियोलॉजी क्या, कोई यूवी रेज आया, वो डीएनए को क्या कर दिया, म्यूटेट कर दिया, और जिसकी वजह से अनकंट्रोल्ड सेल डिवीज़न होने लगा, और अल्टीमेटली धीरे धीरे सेल डिवीज़न होते 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 वो एक ऐसा समय आया जो बिनाइन से क्या बन गया, मैलिग्नेंट बन गया। यानी वो जो ट्यूमर ग्रोथ हो रहा था, कोई सनरेज आया, ठीक है, वो सनरेज आया यहाँ पे, तो उससे क्या हुआ, हमारा डीएनए में म्यूटेशन होगा। अगर डीएनए में म्यूटेशन होता है तो क्या होगा, जो नॉर्मल सेल प्रोलिफरेशन होता है वो रुक जाता है और अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ होने लगता है। और अगर सेल अनकंट्रोल ग्रोथ हो रहा है तो धीरे 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 वो कैंसर और बिनाइन से मैलिग्नेंट होते जाएगा और वो ब्लड स्ट्रीम में एंटर होगा, अल्टीमेटली डेथ। ठीक है, उसके बाद क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस में क्या कहेगा, चेंज इन मोल्स, मोल का जो शेप एंड साइज होगा वो चेंज होने लगेगा। ठीक है, ABCD रूल, एसिमेट्री, जो सिमेट्री देखेंगे, बॉर्डर्स देखेंगे, साथ साथ कलर देखेंगे, और डायमीटर कितना बड़ा है कितना छोटा है। ठीक है, और इवॉल्विंग लीजन्स, एक से ज़्यादा ऐसे नंबर में बढ़ा है। स्किन बायोप्सी, गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट, गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है कैंसर के लिए। फिर डर्मोस्कोपी करेंगे, CT MRI एंड मेटास्टेसिस के लिए। मैनेजमेंट में क्या होगा, सर्जिकल वहाँ उसको काट के रिमूव कर दो, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी या रेडिएशन थेरेपी, एलोपेशिया, पार्शियल और कंप्लीट हेयर लॉस। ठीक है, बाल्डनेस, उसको हेयर लॉस को हम लोग एलोपेशिया कहते हैं। ठीक है, या तो पार्शियल होगा या तो कंप्लीट होगा। ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी क्या होगा, ड्यू टू इटियोलॉजिकल फैक्टर्स या ट्रिगर फैक्टर के वजह से, ठीक है, हेयर फॉलिकल्स डैमेज हो गए, हेयर फॉलिकल्स जब डैमेज हुए तो उनका ग्रोथ साइकिल जो होता है वो रुक जाता है। क्योंकि अगर एक बार हेयर फॉलिकल्स डैमेज हुए तो अगर वहाँ से हेयर टूट के गिर भी गया तो दोबारा वो रीजनरेट होने की कैपेसिटी होती है हेयर के पास। लेकिन इसमें क्या हुआ है कि जो हेयर फॉलिकल्स वो एक बार डैमेज हो जा रहा है ना तो दोबारा आती ही नहीं है। ठीक है, ये होता है एलोपेशिया में। हेयर शेडिंग हुआ यानी हेयर फॉल होने लगेगा, फिर अल्टीमेटली एट द लास्ट बाल्डनेस। इसके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या होंगे, हार्मोन, इम्यून डिजीज, इन्फेक्शन, रेडिएशन, लैक ऑफ न्यूट्रिशन, ओल्ड एज, स्ट्रेस एंड सिस्टमिक इलनेस। फिर देखते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, हेयर फॉल हो रहा है ना तो हेयर फॉल दिखेगा, बाल्डनेस पैचेस दिखेंगे, मतलब यहाँ पे बाल, सपोज अगर कोई स्कल है यहाँ हेयर फॉल हुआ, यहाँ हेयर फॉल हुआ, यहाँ हेयर फॉल, धीरे धीरे करके पैचेस फॉर्म में बाल्डनेस दिखेगा। फिर पतले पतले बाल हो जाएंगे। साथ ही साथ डायग्नोस्टिक क्या करेंगे, हेयर पुल टेस्ट। हेयर पुल टेस्ट एक ऐसा टेस्ट होता है जो कि हेयर फॉलिकल्स की स्ट्रेंथ को देखा जाता है कि कितना प्रेशर से हम लोग बाल को खींच रहे हैं तो वो सस्टेन कर जा रहा है, निकल नहीं रहा है। ठीक है, हार्मोनल स्टडीज करेंगे या स्कैल्प बायोप्सी। मैनेजमेंट क्या होगा, मिनॉक्सिडिल, ये तो ड्रग ऑफ चॉइस इन एलोपेशिया। ठीक है, स्टेरॉइड, न्यूट्रिशनल सपोर्ट एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट, दीज ऑल आर द मैनेजमेंट। उसके बाद कि ये जो स्ट्रेस मैनेजमेंट है ना, मैंने आपको पहले बता रखा है ना, जो स्ट्रेस होता है वो देखा जाए तो ऑलमोस्ट सभी बीमारियों में जो मेजर रोल प्ले करता है वो स्ट्रेस ही होता है। ठीक है, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट करेंगे। फिर नर्सिंग मैनेजमेंट देखते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट में असेस एंड मॉनिटर, एजुकेट पेशेंट, प्रमोट न्यूट्रिशन एंड प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट। स्पेशल थेरेपीज नहीं देखते हैं अभी। स्पेशल थेरेपीज जो होती हैं वो इंटेग्रेटेड सिस्टम के डिसऑर्डर्स में कैसे काम कर रही है वो हम लोग देखने जा रहे हैं। फोटोथेरेपी, ठीक है, फोटोथेरेपी यानी फोटो मीन्स लाइट, फोटो मीन्स लाइट, यूज ऑफ अल्ट्रावायलेट लाइट फॉर सोरियोसिस एंड एक्जिमा। किसके लिए यूज़ होता है ये स्पेशली फोटो लाइट, या तो सोरियोसिस के लिए होगा या तो एक्जिमा के लिए होगा। फोटो मीन्स लाइट, थेरेपी मीन्स ट्रीटमेंट, यानी विद द हेल्प ऑफ लाइट अगर ट्रीटमेंट कर रहे हैं हम लोग तो वो किस में आएगा, फोटोथेरेपी में आएगा। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ लाइट हम लोग क्या ट्रीट कर रहे हैं, सोरियोसिस एंड एक्जिमा। दूसरा क्या है, क्रायोथेरेपी। क्रायो मीन्स कोल्ड। ठीक है, तो यूज ऑफ एक्सट्रीम कोल्ड टू डिस्ट्रॉय लीशन।
एक था क्रायोथेरेपी, दूसरा था, पहला था फोटो, दूसरा क्रायो। फोटो मीन्स लाइट का यूज़ करके, क्रायो मीन्स कोल्ड एक्सट्रीम कोल्ड का यूज़ करके लीशंस को डिस्ट्रॉय करना। लेज़र थेरेपी, ठीक है, यूज्ड स्कार्स, पिगमेंटेशन एंड लीजन्स। तो लेज़र थेरेपी जो होता है उससे क्या हम लोग रिमूव कर सकते हैं, कोई पहले से स्कार है, कोई लीजन है, पिगमेंटेशन है, इसको हम लोग ख़त्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लेज़र ट्रीटमेंट। उसके बाद हाइड्रो यानी वाटर, हाइड्रोथेरेपी मीन्स वाटर। विद द हेल्प ऑफ वाटर स्किन क्लिनजिंग एंड हीलिंग, पानी से क्लिनजिंग या हीलिंग का प्रोसेस हम लोग इंड्यूस कर सकते हैं। तो पहला फोटोथेरेपी, दूसरा फोटो यानी लाइट का यूज़ करके हम लोग ट्रीटमेंट कर रहे थे। उसके बाद क्या था, क्रायोथेरेपी था, उसके बाद हाइड्रोथेरेपी आया, उसके पहले था लेज़र ट्रीटमेंट। ये हमारे स्पेशल ट्रीटमेंट्स हैं। अल्टरनेटिव थेरेपी से होती हैं, ठीक है। अल्टरनेटिव थेरेपीज़ वो सारी थेरेपीज़ होती हैं जो कि फार्माकोलॉजिकल नहीं होती हैं, वो नॉन फार्माकोलॉजिकल में कंसिडर की जाती हैं, ठीक है। लाइक एलोवेरा, स्मूथ स्किन एंड प्रमोट हीलिंग, ठीक है। ये आयुर्वेदा में है। एलोवेरा स्किन पे अप्लाई करने से जो हमारे स्किन का टेक्सचर होता है वो इम्प्रूव होता है, बढ़िया हो जाता है, ठीक है। स्किन का टेक्सचर बढ़िया हो गया, स्मूथ दिख रही है। उसके बाद योगा, मेडिटेशन एंड हर्बल थेरेपी, these all are the alternative therapies. Improve flexibility and strengthen body. अल्टीमेटली जो योगा होता है एंड मेडिटेशन होता है, योगा मेडिटेशन ये हमारे माइंड के बॉडी के साथ साथ माइंड को भी ट्रेन करते हैं या माइंड को भी सही रखते हैं, ठीक है। हॉलिस्टिक अप्रोच होता है। अल्टरनेटिव या बोल सकते हैं योगा हो गया या मेडिटेशन, इनका अप्रोच क्या होता है, हॉलिस्टिक अप्रोच, ठीक है। इनका हॉलिस्टिक अप्रोच होता है सही करने के किसी पेशेंट को। हर्बल थेरेपी, यूज़ ऑफ नेचुरल हर्ब्स टू सपोर्ट हेल्थ। उसके बाद ड्रग यूज्ड इन इंटेगोमेट्री डिसऑर्डर्स। तो हम लोगों ने तो 1 by 1 करके देखा ही था, जितने भी ड्रग्स थे हमारे डिजीज़ कंडीशंस में, ठीक है। 1 by 1 करके हमें सभी ड्रग्स देख चुके हैं, लेकिन कलेक्टिवली जो कॉमन ड्रग्स यूज़ किए जाएंगे हमारे इंटेगोमेट्री सिस्टम में वो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा इंटेगोमेट्री सिस्टम है उसमें क्या हो रहा था, इन्फ्लेमेशन हो रहा था, पेन हो रहा था, इचिंग हो रहा था, और पेन, इन्फ्लेमेशन, इचिंग, पस फॉर्मेशन हो रहा था, बैक्टीरियल इफेक्ट कर रहे थे, ठीक है। तो कॉमन सेंस को यूज़ करते हैं, अगर कोई बैक्टीरिया है उसको किल करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, एंटीबायोटिक, ठीक है। मिपिरोसिन ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एंटी फंगस थे तो उनको किल करने के लिए, ठीक है। फिर एंटीवायरल जो वायरसेस थे उसको ट्रीट करने के लिए क्लोट्रीमाजोल। उसके बाद एंटीवायरल थेरेपी में देखेंगे एसाइक्लोवीर। उसके बाद कॉर्टिकोस्टेरॉइड, इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए हम लोग कॉर्टिकोस्टेरॉइड दे रहे हैं, हाइड्रोकॉर्टिसोन। उसके बाद एंटी हिस्टामिन देख रहे हैं, हिस्टामिन रिलीज हो रहा था ना, जो कि अल्टीमेटली इन्फ्लेमेशन एंड पेन कॉज करता है, ठीक है, सॉरी। तो एंटी हिस्टामिन देंगे, रेटिनॉइड्स देंगे, मैनेज एंड एक्नी वल्गैरिस, जो एक्नी हो रहा था उसको मेंटेन करने के लिए, उसको ट्रीट करने के लिए हम लोग रेटिनॉइड देंगे। साथ ही साथ इम्यूनो सप्रेसेंट, जो जितने भी इम्यून रिलेटेड डिसऑर्डर्स थे, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स थे जिसमें पेशेंट का जो इम्यून सिस्टम था वो कॉम्प्रोमाइज़ हो गया था, तो उस केस में हम लोग इम्यूनो सप्रेसेंट देंगे। तो सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट हम लोग कर रहे हैं, हम लोग सिस्टमेटिक ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अगर इन्फ्लेमेशन है तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे, हिस्टामिन रिलीज हो तो एंटी हिस्टामिन दे रहे हैं, पेन है तो एनाल्जेसिक देंगे, कोई वायरल अफेक्ट कर रहा है अपने स्किन को तो एंटीवायरल एजेंट्स देंगे, एसाइक्लोवीर हो गया, ठीक है। अगर कोई फंगस है तो एंटी फंगल देंगे, कोई बैक्टीरिया है तो उसको एंटीबायोटिक्स देंगे, ठीक है। सिमिलरली सिम्टम रिलेटेड ट्रीटमेंट्स हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद क्विक रिविजन देख लेते हैं। इम्पेडिगो हानि कलर्ड क्रस्ट होता है, टीनिया में रिंग शेप में फंगस का ग्रोथ होने लगता है, स्कैबिस में सीवियर नाइट इचिंग होता है, ठीक है। उसके बाद एक्नीज में फेस पे पिंपल्स, एक्जिमा नॉर्मल रेडनेस होता है, पैफिगस उसमें ब्लिस्टर्स आ जाते हैं जो कि ऑटोमिन होता है, सोरियासिस स्केलिंग होने लगती है स्किन पे, सेलुलर स्केलिंग। उसके बाद मेलेनोमा एक कैंसर होता है जो कि मैलिग्नेंट हो जाता है,
और एलोपेशिया हेयर लॉस और न्यूट्रिक्रिया, सडन ईचिंग, वेट्स हाइप्स। उसके बाद MCQs जो रिसेंटली पूछे गए MCQ, विच लेयर ऑफ द स्किन कंटेन ब्लड वेसल्स, ठीक है, डर्मिस। फिर हनी कलर्ड क्रस्ट किस में आ रहे थे, हम लोग इसके पहले देखा था, हनी कलर्ड क्रस्ट किस में आ रहे थे, हिम्पैटिको में, ठीक है, तो इसका ऑप्शन होगा हिम्पैटिको। पॉजिटिव लॉक्सिक साइंस, ऑप्शन नंबर बी पेविलस। ABCD रूल किस में लगा रहे थे, मेलिनोमा में, कैंसर में। उसके बाद स्कैबीज, ऑप्शन नंबर डी। Thank you so much. That's all for the day. We have end up with our unit number 8 and unit number 9 collectively. तो हमने एक वीडियो में अपना यूनिट नंबर 8 एंड 9 कंप्लीट कर लिया है। तो होप आप सभी पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, पढ़ाई लिखाई करते रहिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।